ठीक है। अच्छा जी, क्या करेंगे पहले वो टॉपिक्स जिन जिन से मोस्टली लाइक सारे ओवरऑल सारे, ठीक है ना, मोटे मोटे जो जो जिन जिन से सवाल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं एनसीईआरटी के भी उसी में साथ में आ जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के भी साथ में आ जाएंगे, नहीं है वो रहने के लिए। अच्छा, तो चैप्टर 3 दैट इज़ केमिकल पीरियोडिसिटी, सही है ना, केमिकल पीरियोडिसिटी। ओके, सेम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जो जो सवाल इससे पहले आए मैं साथ साथ में बताऊंगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, तो पहला लिख लेता हूँ जी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अच्छा, इससे पहले जो सवाल आ रखा है मैं बता दूँ आपको। एक बात, 5 नंबर का सवाल नहीं आएगा, 3 में आएगा, 2 में आएगा, लॉजिकल आएगा, अच्छा सवाल आएगा, ठीक है ना, लॉजिकल, अच्छा रीजनिंग पे आएगा कि वाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों था, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मोटी मोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। बताइए, पहली बढ़िया चीज़ ये, सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है? एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, ठीक है। अब ये पहले सवाल आ रखा है कि बताइए अंतर, बताइए क्या अंतर था क्लासिफिकेशन में मेंडलीव्स पे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अंतर क्या था? अंतर ये था कि वहाँ पे एटॉमिक मास की बेसिस पे था और यहाँ एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अगर मैं इस हिसाब से लिखना चाहूँ इसको, कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो किस पे डिपेंड करती हैं? उनके एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, the basis of classification is atomic number, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, इंपॉर्टेंट। सो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना है या जिन भी जो भी प्रॉपर्टीज़ आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की देखोगे वो किस पे डिपेंड करते हैं? उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। साथ में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 2 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में कभी कभार आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो रिपीट हो, एक बार ही खत्म नहीं हुई, रिपीट हो रही है। क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होंगे, एक की प्रॉपर्टी दूसरा रिपीट कर देगा, दूसरी की प्रॉपर्टी तीसरे में रिपीट हो जाएगी। सो द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेंगे? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है ना। ये बढ़िया चीज़, एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बताइए मेरे को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस क्लासिफिकेशन में आपको एलिमेंट्स को कॉलम्स में रखा गया, वर्टिकल कॉलम्स में, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में, ठीक है ना, ग्रुप्स में रखा गया, जिनको आप ग्रुप्स या पीरियड्स बोल देते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसा लिख लेता हूँ, the elements are classified into various groups and into various groups and periods, ठीक है जी। ग्रुप्स और पीरियड्स में इनको अरेंज कर रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ग्रुप्स। बताइए ग्रुप्स क्या होंगे आपके पास? 18 ग्रुप ना। ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। सो ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स। कितने हैं टोटल? 18 ग्रुप, ठीक है ना। अब जब इनको पढ़ोगे तो साथ साथ में आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। मान लीजिए 1 मार्क्स में पूछ लिया कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रुप था जिस ग्रुप में सबसे कम एलिमेंट्स, या ऐसा कौन सा था जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स, इस तरीके से सवाल पूछता है। वैसे तो मोस्टली पीरियड पे ही पूछेगा, ठीक है ना। तो बताइए दूसरा, इसी में मैं लिख लूँ अगर पीरियड्स, तो पीरियड्स का मतलब पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, है ना, हॉरिजॉन्टल रोज। कितने हैं टोटल? 7, ठीक है। अभी तक तो 7 ही हैं, ठीक है ना, टोटल 7 हैं। अच्छा, इनमें से इन 7 में से मेरे को बताइए सबसे छोटा पीरियड आपका कौन सा होगा? पहला। जिसमें सिर्फ कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं साथ में लिख लेता हूँ यहीं पे याद रखने के लिए, शॉर्टेस्ट पीरियड आ गया आपका फर्स्ट, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा मिलेगा आपको? लॉन्गेस्ट पीरियड छठा 7 दोनों सेम ही है, 32 दोनों में हो जाते हैं, ठीक है ना। 6 and 7
6th एंड 7th, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के हिसाब से ना, कैसा दे रखा है, दोनों हैं तो दोनों चलेंगे। मान लो 6 भी इंक्लूड किया, 7 भी इंक्लूड किया, इसी पर टिक कर लो, काम पीरियड्स आगे आपके हॉरिजॉन्टल रोज जो कितने मिलेंगे आपको 7 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इस क्लासिफिकेशन को और इजी करने के लिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड कर रखा है? ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। छोटी वाली कुर्सी फोटो क्यों नहीं भेजते हो? मुझे कब मालूम, जाते जाते नहीं बोला था परसों। क्लासिफाइड इनटू वेरियस ब्लॉक्स। अच्छा, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने किस में क्लासिफाई कर रखा है? बहुत सारे ब्लॉक्स में, ठीक है। अब कितने ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे? कितने ब्लॉक्स? 4 ब्लॉक्स, ठीक है ना। अभी तक के जो हैं 4 ब्लॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इनसे सवाल बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है। कौन कौन सा ब्लॉक आ जाएगा आपका? एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक, ओके। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। 4 हैं टोटल, ध्यान में रखना, 4 ऐसा लिखता मैं, 4 हैं टोटल, ओके। अच्छा, थोड़ी बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट बात, इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और प्लस जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए वो एस पे और पी पे, तो मैंने पढ़ा रखे हैं पहले भी, ठीक है ना। किस तरीके से सवाल आ गया मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहली बात जो एस ब्लॉक के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो है इनका जनरल आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। बताइए इनका जनरल आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कितना होता है? NS1 to 2, NS1 to 2, ठीक है। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S इज सबशेल, और इस S सबशेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ठीक है। अगर S सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले ग्रुप का होगा, और अगर S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरे ग्रुप का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। S ब्लॉक आ जाएगा आपका। अच्छा, P ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 NP1 to 6, ये P का है ना। NS2 NP1 to 6। कोई एक एलिमेंट पकड़ के सोच लो ना, मान लो अगर भूल जाए ना कभी, मान लो P को कोई एक सोच लो, नाइट्रोजन पकड़ो। अब बताओ नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन कितना आएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3, तो मतलब आउटर मोस्ट आया 2s2 और 2p3 भी, और P में लगते कितने हैं? 6, तो मैं लिखूंगा कि इनका आउटर मोस्ट होगा NS2, और NP में 1 से 6 तक रेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 ही लगेंगे इसमें। अच्छा, इस बेसिस पे S ब्लॉक में कितने ग्रुप हो गए ये बता दीजिए मेरे को जरा। S ब्लॉक में कितने? सर डिपेंड करता है कि जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका S, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं उन सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, या उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? सब शेल में, तो दैट इज वाई इनको हमने किस में रखा हुआ है? एस ब्लॉक में। ऐसा पूछता है आपको, बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर पूछ लिया, 2 आएगा नहीं इस हिसाब से, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर पूछ लिया तो फिर आप क्या लिखोगे? दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सब शेल, ठीक है, उनको बोल देंगे हम, ओके। तो ये आ जाएंगे आपके एस ब्लॉक के, जिनमें आपको कितने ग्रुप मिलेंगे? इट इंक्लूड 2 ग्रुप्स, इट इंक्लूड 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? 2 ग्रुप्स, ठीक है ना। मैं इसी को लिख लेता हूँ, फिर अगले वाले को अलग से लिख लूँगा। बताइए कौन कौन सा ग्रुप मिलेगा आपको? Alkali. हाँ बिल्कुल, एक मैं लिख लेता हूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2, शाबाश। सो दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2, ग्रुप 2, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 को क्या पढ़ते हैं? ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ठीक है। एंड ग्रुप 2 को क्या पढ़ लेंगे हम? एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, हमने भेजा अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन इस हिसाब से नहीं पूछेगा क्योंकि एस ब्लॉक की कहानी अलग होती है ना। दिक्कत ये कि पीरियोडिसिटी है, एस ब्लॉक की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ से मिनिमम चांसेस हैं सवाल पूछने के, इस टॉपिक से मिनिमम चांसेस, मिनिमम समझ लो ना, कम चांसेस हैं, बस ऊपर से देखना है आपको, ठीक है। इसका मेजर पोर्शन है सेकंड वाला, जहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएंगी, ये मिनिमम पोर्शन है इसका। अच्छा, एल्कली मेटल में कौन कौन से होंगे? तो थोड़ी सी जानकारी ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम नंबर में कभी कभार ये चीज़ें पूछता है, ठीक है। लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, और फिर सीजियम, और फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, हम जनरली इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैसे इनके एटॉमिक नंबर्स आपको पता करने और कैसे इनके मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, वो चीज़ पता है ना। देखिएगा ध्यान से कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्रुप का पहले एलिमेंट की सारी जानकारी पता होनी चाहिए, उसके बाद आप खुद ब खुद इसको लिख सकते हैं। बताइए पहले वाले की जानकारी है आपके पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? मैं इधर लिख लेता हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 3, ठीक है। अब दूसरे वाले में आपको कैसे जाना है, क्योंकि सर ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो आपका रिपीटिंग यूनिट होगा वो क्या होगा? एस ब्लॉक के केस में 2, 8, 8, 18, ठीक है ना,
32 इस तरीके से, सही रिपीटिंग यूनिट होगा। अब बताइए पहले वाले का कितना आ गया 3, कुछ नहीं करना है, 3 के अगले वाले नंबर में चलिए 8 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 में कितना ऐड कर देंगे 8, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 में 18 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा शाबाश 55। 37 में 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 55 आएगा। अच्छा 55 में इधर ही तक रख लो फिलहाल, अब कर सकते हो आगे 32 ऐड कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल इधर तक लगेंगे। अच्छा उसके बाद इनके कन्फिगरेशंस पता होने चाहिए, आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन पहले वाले का पता रखना है, अगले वाले वैसे ही चलेंगे, ठीक है। बताइए लिथियम का आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन क्या होगा। अब मुझे बताओ, नोबल गैस टर्म्स में लिखूंगा मैं, तो मुझे बताओ लिथियम का आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s1 आएगा ना। अब ये 1s2 किसका कन्फिगरेशन होता है, हीलियम का, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि हाँ हीलियम तक जो कन्फिगरेशन इसका था 1s2 तक वो बिल्कुल हीलियम के जैसा था, और उसके बाद आपको मिलेगा 2s1, ठीक है ना। अब बताइए नेक्स्ट वाले में क्या लिखूंगा, नोबल गैस नियॉन, नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बिल्कुल सेम जैसे नियॉन में होते हैं, और उसके बाद 3s1 रिपीटिंग सेम होगा और आउटर बैलेंस वाला सेम होगा, ठीक है। इसके बाद आर्गॉन होगा और उसके बाद 4s1, उसके बाद क्रिप्टॉन होगा और उसके बाद 5s1, जीनॉन होगा और उसके बाद 6s1, ठीक है ना। अब निचले वाला लिख सकते हो, रेडॉन आ जाएगा और 7s1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आगे आपके कौन से एल्कली मेटल्स, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात है, इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ नहीं लगता, सेकंड में भी लगता है। मान लो आपको ऐसे पूछ लिया, मैंने पिछले दिनों में सवाल करवाया था, आपको ऐसा बोल देगा कि रिब्यूडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर के वैल्यूज बताओ, तो आपको रिब्यूडियम का एटॉमिक नंबर, उसका कन्फिगरेशन पता होना चाहिए, तब जाके आप एटॉमिक अब लिख सकते हो क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज, ना पता हो तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। अच्छा बताइए एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या मिल जाएंगे आपके, इसके अगले वाले कौन कौन सा आ जाएगा, बेरिलियम, ठीक है बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम और रेडियम, बैरियम और रेडियम, ठीक है जी, ओके। अच्छा इनका सिमिलर एटॉमिक नंबर सेम है, अब कुछ नहीं करना, अगले वाले से एक बढ़ा दो, ठीक है ना। ये सेम पीरियड के होंगे, अगर सेम पीरियड के इसका 3 था तो इसका 4, इसका 11 था तो इसका, अदरवाइज अब यही रिपीटिंग यूनिट चला के इसको कर सकते हो, ठीक है ना। इसका कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 38, इसका कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसी के बराबर लिख लेना, अभी लगेगा नहीं भी रेडियो होता है। 88 आ रहा है, ठीक है 88 लिख लें। इसका कितना आ रहा था 87 था, ठीक है ओके। अच्छा अब आपको इनके कन्फिगरेशन लिखने हैं सेम जैसे पिछले वालों के थे वैसे ही इनके भी हैं, बस अब इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा फिल कर देना, तो कितना आ जाएगा 2s2 3s2, नोबल गैस पता है ना पीछे, ठीक है। इसका फिर 5s2, फिर 6s2, फिर 7s2, ठीक है। ये हो गया आपका जी, ये आ गया आपका कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वाले आपके कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर कौन से आ जाएंगे आपके, नेक्स्ट वाले लिख लेता हूँ मैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा एक और बात आपको, अगर मान लीजिए आपको ऐसा पूछ लिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कोई से 3 से 4 प्रॉपर्टीज लिखिए, मैं फिर बता रहा हूँ रेयर चांसेस है यहाँ से सवाल बनने के, क्योंकि ये चैप्टर कुछ और टॉपिक डील करता है लेकिन पहले पोर्शन में ये चीज़ डील होती हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया तो क्या आप प्रॉपर्टीज लिख पाएंगे सर। एक तो ये बात है मोटी मोटी कि सब के सब मेटल्स हैं, सही है ना, मेटल्स हैं, प्लस दूसरी मोटी बात ये आपके रिएक्टिव होते हैं, कैसे होंगे मेटल्स अच्छे खासे रिएक्टिव हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या फीचर लग रहा है इनका, रिड्यूसिंग पावर्स अच्छे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जीज इनकी कम होती हैं, अब इजली इनको लिख सकते हो, ठीक है। कलर फ्लेम देते हैं, एक और अच्छा फीचर इनका ये होता है कलर फ्लेम देते हैं, ठीक है। बट ये मिनिमम चांसेस है पूछने के, ये है कि जब पूछ लिया तो लिख पाओगे इतना सा। अच्छा पी ब्लॉक वालों की पहली बात क्या, इनका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा NS2 NP12, ठीक है। अच्छा बताइए पी ब्लॉक में आपके टोटल कितने ग्रुप्स आएंगे अगर ये जस्टिफाई करने को पूछे, सवाल सुनना, ठीक है ना। मैं ऐसा लिख लेता हूँ, जस्टिफाई दैट पी ब्लॉक contain 6 ग्रुप्स। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जस्टिफिकेशन पूछ लिया अगर। अच्छा कैसे आपको जस्टिफाई करना है सर, कितने ग्रुप किस ब्लॉक में होंगे ये आपको बताएगा कि उस ग्रुप का उस ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा था, उस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन लग सकते हैं उसमें उतने ही ग्रुप होंगे, ठीक है। अब बताइए आपको पूछा गया कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होंगे, इसको जस्टिफाई कीजिए, तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सर पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करेगा और पी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे आपको 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने लग सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस में, ठीक है ना। इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेक्शन में क्या लिखूंगा मैं, सिंस द पी सबशेल
since the p subshell can accommodate maximum of a maximum of 6 electrons. Electron लिख लेना डायरेक्टली, maximum 6 electrons. Therefore it has 6 groups. कितने ग्रुप्स? 6 ग्रुप्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब बताइए कौन कौन सा ग्रुप होता है इसमें? रेंजिंग फ्रॉम 13 to 18, ये पता है ना आपको, ठीक है। 13 से लेके 18 तक, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 13 लिख लेता हूँ। इस वाले पोर्शन का एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी किया था, तो था शायद ना, एक लेक्चर इस पर रिकॉर्ड किया मैंने पहले भी। 13, उसके बाद ग्रुप, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18, ऐसा ही ग्रुप होगा, ठीक है। मोटी मोटी जानकारी याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। बताइए ग्रुप 13 में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? बोरॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बहुत अच्छे, इंडियम और थैलियम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 14 में कार्बन फैमिली, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन फैमिली पता है ना आपको, इसको क्या पढ़ेंगे? बोरॉन फैमिली, इसको क्या पढ़ लेंगे? कार्बन फैमिली। कौन कौन सा आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सही है, याद होनी चाहिए आपको ये, ठीक है। अच्छा ग्रुप 15 वाले कौन से आ जाएंगे आपके? नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा मुझे बताइए एक और बात, इन्हीं ग्रुप 15 वालों को और क्या बोलते हैं? ठीक है ना, 15 वालों को हेलोजन आगे, 17 वाले पेनिक्टोजेंस, है ना, पेनिक्टोजेंस, राइट ना, पिनिकोजेंस या पेनिक्टोजेंस, पिनिक्टोजेंस या पिनिकोजेंस इनको बोलते हैं, ठीक है। जिसका मतलब होता है ब्लॉकेज। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए और कहीं पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्लॉकेज, ठीक है ना, ब्लॉकेज हो जाएगा। इनको हम पिनिक्टोजेंस पढ़ते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखे हैं, सब कॉन्फ़िगरेशंस भी बताई थी पहले। अच्छा बताइए ग्रुप 16 का नाम बताइए पहले मेरे को। ग्रुप 16 कौन से आएंगे? ऑक्सीजन, क्या पढ़ते हैं ऑक्सीजन फैमिली को? चाल्कोजेंस, क्या पढ़ते हैं? चाल्कोजेंस, ठीक है, चाल्कोजेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे अच्छा इनको हम क्या पढ़ते हैं? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग, क्या बनाते हैं? ऑर्स बनाते हैं, ठीक है ना। जहाँ मैक्सिमम ऑक्साइड्स देखें आपने, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के मैक्सिमम और हो जाते हैं, सल्फाइड्स के और हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे इसमें आपको? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यार इसको उतना मत खींचना, मैं फिर बता रहा हूँ, मोटी मोटी चीज़ याद रखना, उतना खींचना मत कि इसी से सवाल बने, ठीक है। बस इसलिए बता रहा हूँ, इग्नोर भी कर सकते हो बाद में, क्योंकि आप पिछले इससे टच नहीं किया है सवाल, तो इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको ये वापस से पढ़ना पड़ता है। अच्छा ग्रुप 17 को क्या पढ़ते हैं हम? ग्रुप 17 आगे हेलोजेंस, ठीक है ना। ग्रुप 17 आगे हेलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है, जैसे NaCl है, मोस्टली क्लोरीन के साथ नमक देखने को मिलेगा। बताइए कौन कौन सा मिलेगा इसमें? सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है ना। लास्ट वाले तो आपको पता होना चाहिए। इनको हम क्या पढ़ते हैं? मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, आपको पता है। नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस, इनको सब पढ़ा जाता है, ठीक है। कौन कौन सा आएगा आपका? हीलियम थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, हीलियम ऊपर होता है, ठीक है ना। उसके बाद नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। ये आ जाएंगे आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आपको इनमें से किसी का भी एटॉमिक नंबर पता करना हो तो आप क्या करेंगे? पहले वाले, सिर्फ पहले ग्रुप का पता कर लो, बाकी सब सेम चलेगा। बस इसमें एक चीज़ आपको स्किप करनी है, वो क्या है? सर ये जो रिपीटिंग यूनिट था ना आपका, इस वाले में जो रिपीटिंग यूनिट आपको लेना है वो आपको लेना है 2, 8, 18, 18, 32। आपको एक 8 काटना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक 8 काटना है बस। पिछले वाले में 2, 8, 8 से स्टार्ट था, यहाँ 2, 8, 18 है, ठीक है ना। इससे रिपीटिंग करेगा आपका, एक का भर लो, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक। बताइए बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पता है आपको? 5। नेक्स्ट कितना आएगा? 8 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अब कितना ऐड करूँगा? 18 ऐड करूँगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 31 आ रहा है ना, ठीक है। अब फिर से 18 ऐड कर दो, कितना आएगा? 49 ना, ठीक है। अब 32 ऐड कर लो, इसमें कितना आ जाएगा? 81, ओके 81 आ जाएगा। ये आगे पहले वालों के, अगले वाले किसी का भी आप फिल कर सकते हो फिर, ठीक है ना। 49 में 32 ऐड कर लो, ठीक है ना। अगले वाले सेम चलेंगे, सही है ना। अगले वाले सेम चलेंगे, आपको पता है। ऊपर वाले बताओ, इसका क्या कन्फिग्रेशन बताओ अच्छा इसका, बोरॉन का जरा, तो ईजी है। हाँ, कितना कन्फिग्रेशन आ जाएगा इसका? हीलियम के बाद 1s2 2p1, दैट इज 2s2 2p1। इसका
3s2 3p1, इसका 4s2 4p1, इसका 5s2 5p, और इसका 6s2 6p1, ठीक है ना, 6s2 6p1 आ जाएगा आपका। सेम अगले वालों का भी है, बस शेल बढ़ा दीजिए, काम चलेगा अगले वालों का, ठीक है ना, शेल बढ़ाना, काम चलाना, वो इसके बीच में इंक्लूड हो जाते हैं, इसके बीच में। हाँ, लिखना चाहे तो लिख सकता है मोटा रेंज करके, बट वो इसके बीच में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। ये आ गया इनके, अगले वालों के लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लगेंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला, अच्छा जी, अब इसके बाद एक और अच्छी बात इसमें, ठीक है ना, वो ये है कि मान लीजिए डी और एफ फिलहाल के छोड़ देना, नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बट आपको नाम इनके पता होना चाहिए। देखो, एक नाम मैं बता देता हूँ, ये बात समझना, ठीक है। मुझे बताइए, जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, सर इनको मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ग्रुप ब्लॉक्स डाउन द ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। इन दोनों ग्रुप्स को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप पी को अकेले पढ़ना चाहो तो इसको मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अगर पी को अकेले पढ़ना चाहो, इसको पर्टिकुलरली, इस वाले को सिर्फ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अगर इनको अकेले आप पढ़ना चाहें तो इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, मैंने लिखे नहीं, वो अभी नहीं लगेंगे, आपके 12th में अलग से लगेंगे, ठीक है। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इस साइड आया फैसले से, जो आपकी रबानी के साथ था, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मैंने परसों भी बताया था, एक्सेप्ट किस ग्रुप को छोड़ के, ग्रुप 12 है ना, एक्सेप्ट ग्रुप 12, इसको छोड़ के बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है इनमें, ट्रांजिशन होने के लिए इनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, 12 वालों में कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए नहीं आ जाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएंगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। बताइए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके दो सीरीज बनती हैं, वन इज लेंथेनॉइड, अनदर वन इज एक्टिनॉइड्स, आपको ये पता है, ठीक है। इनको हम पढ़ते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको पढ़ लेंगे हम, ओके। इन्हीं को रेयर अर्थ मेटल्स भी पढ़ते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी पढ़ते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम आपको देखने को मिलेगी अर्थ क्रस्ट में, इसलिए रेयर अर्थ मेटल्स भी इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ मोटी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें ध्यान रखना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल एक अगर इससे बना, 1 मार्क्स में बनेगा, ध्यान देना। या तो सवाल इस हिसाब से आपको बनाए कि मान लीजिए आपको ऐसा बोल दे, किसी एलिमेंट का सिंबल लिख के दे दे और फिर बोले ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का था। एक तो ये सवाल सिंबल लिख के दे दे, और अब क्योंकि आपको सारे के सारे सिंबल तो अभी फिलहाल याद नहीं होंगे, कि मान लीजिए एफ का दे दिया या कहीं डी का उठा के कोई दे दिया और आपको पहचानने को बोले कि बताइए ये कौन से ब्लॉक का था। लेकिन जहाँ कहीं मोटा पॉइंट जो होता है, एक बहुत फैमिलियर सा, जैसे मान लो मैं सवाल की फॉर्म में अगर लिखूँ, मैं ऐसा सवाल अगर बनाऊँ आपको, मैं ऐसा क्वेश्चन लिख लूँ, अगर द एलिमेंट, ऐसा लिख लेता हूँ, द एलिमेंट विद सिंबल यू, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, कैपिटल यू, यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम बिलोंग्स टू डैश ब्लॉक, ऑप्शन नहीं बना रहा, सिंपली ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो किस ब्लॉक से आपका होगा। अब देखो एस और पी के आपको सब पता है, लाइक नाम नहीं भी पता होंगे, लेकिन आपने सुन रखे हैं तो आप एकदम से आइडिया लगा लोगे, ठीक है। ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव की सबसे भारी मात्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, एफ ब्लॉक में, वो भी एक्टिनॉइड्स में मोस्टली, ठीक है। तो कौन से ब्लॉक का होगा, ये एफ ब्लॉक का हो जाएगा। कौन से ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मज़े वाली बात आप देखिएगा, ये तो जन्मन है जो इसमें आप पढ़ते ही हो, कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए और एटॉमिक नंबर देने के बाद आपको उस एलिमेंट की पोजीशन पूछी जाए, तो ये चीज़ आपको पता करनी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, उस एलिमेंट की पोजीशन, उस एलिमेंट का ब्लॉक ही आपको पता करना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एलिमेंट, आपको एलिमेंट की लोकेशन पता करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड टच करके सवाल एक्सरसाइज में दे रखा है, जिस टॉपिक से सवाल है आपको सब ध्यान में रखने पड़ते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए मैंने लिख लिया, समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सवाल नहीं आया इस पर, लाइक पिछले साल सवाल नहीं बना तो पॉसिबल है कि सवाल बनेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया z = 114, सपोज कर लो मैंने लिख लिया z = 114, आपको लोकेट करके बताना है
ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि हाँ ऐसा हो तो लिख ले, आपको बताना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लोकेशन पता करनी है, सर लोकेशन पता करने का मतलब अपने को ब्लॉक पता होना चाहिए, इसका पीरियड पता होना चाहिए, इसका ग्रुप पता होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा पता करना है आपको तो आपको इस ग्रुप का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी फैमिली का है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब कभी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए और एटॉमिक नंबर जो दिया हो उससे आपको लोकेशन पता करनी हो तो सबसे पहले आपको ब्लॉक पता करना है। 4 चीज़ें पता करनी, 3-4 चीज़ें पता करनी है, ठीक है ना। देखो, अगर आपको सबसे पहले क्या चीज़ पता करनी है, ब्लॉक, सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, ब्लॉक पता करेंगे, ठीक है। और सर ब्लॉक पता करने के लिए आपको इनका कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक में आपको डेफिनेशन पता है। अगर कोई एस ब्लॉक का है तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हुआ होगा, अगर पी का है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ब्लॉक फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ब्लॉक, ठीक है। और ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी। ब्लॉक कैसे पता चलेगा, ब्लॉक पता चलेगा एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन से। कैसे पता चलेगा, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हुआ था ये कैसे पता चलेगा, कन्फिगरेशन से। कैसे पता चलेगा, कन्फिगरेशन से, ठीक है ना। तो फर्स्ट टास्क क्या होगा आपका, कन्फिगरेशन लिखना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आउटर मोस्ट वो दिया होगा, वो दिया होगा जिसमें मैंने रखा है Z1 ऑब्वियस वो दिया होगा। आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन। अब देखिए, हाँ अब देखना ध्यान से, एक तो आ गया ना सीधा पीरियोडिक टेबल देख के बोल लिया कि हाँ यहाँ पे था, एक तो आपको फाइंड आउट करना है खुद कि कहाँ पे होगा, ठीक है। अब आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे आप, सर आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन लिखने के लिए आप एक जनरल स्कीम आपके पास होती है। देखिए कैसे होगी, बताइए। अगर आपने नोबल गैसेस के टर्म में लिखना है तो मैंने पहले हीलियम लिख दिया, हीलियम वाले तो आपको वैसे भी पता है वो आएंगे नहीं, मैं नियॉन से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। बताइए, नियॉन, आर्गॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन और फिर, क्योंकि हम जो भी कन्फिगरेशन लिखेंगे वो नोबल गैस के टर्म्स में लिखेंगे, आपको पता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, नियॉन का आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन कितना रहता है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 1s2 2s2 2p6 हो गया। अच्छा, 2p के बाद कौन आएगा, 2p के बाद 3s और 3p आएगा ना, 3s और 3p। इसका मतलब अगर कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से कहाँ तक, ये बताइए, ये 10 ना, ये कितना 18, ये कितना हो जाता है 18 के बाद 36, ये कितना हो जाता है 54, ये कितना हो जाता है 86 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब 10 और 18 के बीच में मतलब 11 से लेके 17 तक अगर किसी एटॉमिक नंबर आपके पास कोई गिवन है तो उसकी कन्फिगरेशन आप किस में फिल करेंगे, 3s और 3p में, 3s और 3p में फिल करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने अगर एटॉमिक नंबर 15 का जिक्र किया, सर 15 का मतलब 10 नियॉन में हो गए थे। अब उसके बाद फिल कौन होगा, ये और ये, तो 10 के बाद 2 इधर डाल दूंगा हो गए 12, 3 इधर डाल दूंगा हो गए 15, तो कन्फिगरेशन बनेगा 3s2 3p3 जो नाइट्रोजन का होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब अगर आपके पास आर्गॉन है, मतलब आप 18 के ऊपर अगर रेंज करे कोई 19 से स्टार्ट हो 35 तक, फिर कन्फिगरेशन क्या आएगा, इसको बदल दो, फिर कितना आ जाएगा 4s और 4p। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, सर जैसे आप 4th शेल पे आए तो डी इंक्लूड हो जाता है, जब डी इंक्लूड हो जाएगा तो आपको 4s और 4p तो लिखना है, बट इसके बीच में आपको एक और चीज लिखनी है, वो है आपका 3d। वो क्या है 3d। ऐसा मत लिखना 4s उसके बाद 3 उसके बाद 4p और फिर 3d लास्ट पे लेके चलो, वैसा नहीं करना, ठीक है ना। जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में लिखना है एनर्जीज के हिसाब से। अच्छा, अब बताइए इसके निचले वाले में अगर कोई 37 से लेके 53 तक रेंज करे, फिर मैं क्या लिखूंगा 5s, ठीक है, 5s 5p, और 5th शेल में सिर्फ d होता है, f नहीं होता, फिर बीच में कौन सा आ जाएगा आपका 4d। आगे अब किस में कितने लगते हैं वो आपको पता है, ठीक है ना। अब बताइए नेक्स्ट वाले में, अब आपको ये पता है कि नीचे आपका f भी इंक्लूड होगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 6s। अच्छा, जैसे ही 6 आ गया तो इसका मतलब f भी आ गया, फिर मैं लिखूंगा 4f, उसके बाद 4 नहीं अब 5d है ना, d ऊपर चला जाएगा, 5d और उसके बाद लास्ट पे 6p, सही है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में कैसे लिखेंगे आप 7s, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा 7p और इसके बीच में कौन सा आ जाएगा अब आपका 5f और 6d, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके निचले वाले में अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि बहुत सकता है उसकी कहानी भी पूछ लेता है, एनसीईआरटी पे सवाल है, तो रेडॉन के बाद कौन सा आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कितना होता है ये 118। अगर 118 से ऊपर वाला कोई दे रखा है तो 118 से ऊपर वाले की कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी फिर आपकी 7s के बाद 8s बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अगले वाले अगर मैं फिल करूँ फिर क्या बनेगा 6f, उसके बाद 7d और उसके बाद 8p, सही है। ये बन जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे जो भी सवाल आपको देखने को मिलेगा इस पे बेसिस पे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, जो दे रखा है। अब बताइए मुझे, अब इसको ध्यान में रखते हुए बताइए, आपके पास जो एटॉमिक नंबर मेंशन है वह है 114। अब मुझे बताइए 114 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब जब आप इसकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो किस नोबल गैस का यूज़ करना है, रेडॉन का यूज़ करना है, ठीक है ना। बताइए मैंने रेडॉन लिख दिया, Z इज इक्वल टू 114 के लिए मैंने लिख दिया रेडॉन, लिखा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए रेडॉन में 86 हो गए। अब बताइए उसके बाद कौन कौन सा फिल होगा
जहाँ मैं पूरे लिख लेता हूँ, जहाँ जहाँ फिल होगा वहीं पे रुकेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 7s, उसके बाद 5f, उसके बाद 6d और उसके बाद 7, ठीक है। अब फिल करते हैं, जो भी आएगा फिल करते हैं। 86 हो गए थे यहाँ पे, 2 14 कितना हो गया, 86 और 2 D2 ये फिल कर लेना। 86 और 14 कितने हो गए थे, 100 और 2 102, ठीक है। कितना चाहिए आपको, 114, 10 इसमें डाल देंगे पूरे, हो गए कितने, 112 हुए ना, गिन लेना, 112 हो गया, ठीक है। कितने बचे अभी भी, 2 बच गए, वो 2 किस में आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे पी में, 2 किस में आ जाएंगे, पी में। 86 और 14 100, 100 और 2 200, 200 और 10, ये 200 बता रहा हूँ सॉरी, 100 और 10 ठीक है ना, और 2 कर लो तो 114 आ जाएंगे टोटल आपके, ठीक है। अब बताइए ये जो मैंने लिखा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, पी में। अब मुझे बताओ अगर इससे कम होता, पी में ना आता तो फिर लास्ट किधर करता, डी में। इससे कम होता तो उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। इसका मतलब किस ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, पी ब्लॉक होगा, हुआ ना पी ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक हो गया इसका पी, ओके, आपको पता चल गया, ओके। अब दूसरी चीज़ जो आपको पता करनी है वो है इसका ग्रुप और पीरियड। ग्रुप पता करना इजी है, पीरियड पता करना आपको ध्यान रहना थोड़ा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर मैं इसका पीरियड पता करूँ, बताइए पीरियड कैसे पता करते हैं हम, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। इसका जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आया उसमें एन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या था वो दे देगा आपको, ठीक है। सो पीरियड इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, सही है ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन का हाईएस्ट वैल्यू। बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के बताइए, हाईएस्ट वैल्यू एन का 7 है, तो इसका मतलब ये कौन से पीरियड का होगा। सो पीरियड इज इक्वल टू 7, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 7, पीरियड नंबर आ जाएगा 7, सही है। पीरियड नंबर हो गया इसका 7, ओके। अब इसमें जो दूसरा टास्क है आपका ये है, ये सबके लिए अलग होगा, ये दोनों सबके लिए सेम है बट ग्रुप निकालना सबके लिए अलग होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका ग्रुप निकालना, अब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बताइए अगर आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है तो फिर सबसे पहले ब्लॉक पता करना पड़ता है। आपने ब्लॉक तो ऑलरेडी पता कर रखा है कि कौन से ब्लॉक का होगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप पता करना है, ये समझना बात को, इस बात को समझना ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का आया, किसका आया, अभी तो फिलहाल जो आपको करना है वही, बट मैं जनरल भी लिख रहा हूँ। सो एस ब्लॉक का अगर आपको करना है तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे पता करते हैं, जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो जो एन एस इलेक्ट्रॉन लास्ट में आए उसमें एक इलेक्ट्रॉन था या 2 थे, वो पता करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस सबशेल, एन एस, क्योंकि आपको पता है इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इतना ही होता है। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस सबशेल, अगर एक आया तो कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का। अगर 2 आए तो 2 ही लगता है ना इसमें, आउटरमोस्ट एस में ही होगा। एक आया एन एस, कहीं पे अगर मान लो 6s1 आया तो पहले ग्रुप का, कहीं 6s2 आया तो सेकंड ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आपका पी ब्लॉक का होगा फिर क्या करना रहता है आपको, फिर पी ब्लॉक का अगर है फिर आपको देखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वाले, पी में कितने इलेक्ट्रॉन और उसमें 10 ऐड करना है, क्या कर देना फिर 10 ऐड कर देना। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ एन एस क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, आउटरमोस्ट वालों को देखना है, एन एस एंड एन पी इलेक्ट्रॉन्स, एन एस एंड एन पी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्लस 2 18 के हिसाब से भी यूज होता है, बट ये इसी तरीका है, इस हिसाब से भी, ठीक है। अब एस में कितने आउटरमोस्ट में और पी में कितने, उसमें 10 ऐड करना है, ठीक है। बताइए जो आपने फाइंड आउट किया, अभी जो आपने फाइंड आउट किया उसके आउटरमोस्ट में एस में कितने थे, 2, पी में भी कितने थे, 2, और 10 ऐड कर दिया, 2 और 2 4 और 10 14 हो गया, 14 ग्रुप 14 हो गया, वही कार्बन फैमिली आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस वाले में कितना आ जाएगा, Z114 वाले में कितना आ जाएगा, Z114 में आपका पीरियड इज इक्वल टू, पीरियड नंबर इज इक्वल टू, एस में 2 थे, एन एस वाले, ठीक है। एन पी में भी कितने थे, 2 थे प्लस 10 किया ना अभी ऊपर हमने कन्फिग्रेशन में, कितना हो गया ये 14 का मतलब कौन सी फैमिली, कार्बन फैमिली है ना, कार्बन फैमिली का हो जाएगा, ओके। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि इसके अलावा लगे तो चला नहीं। कौन सा वाला, किसमें, ये आ गया पीरियड नंबर 14, ठीक है। पीरियड आ गया 14, पीरियड आ गया इसका 14, ठीक है ना। ये अच्छा पीरियड लिखा मैंने 14, सर ये ब्लॉक, ये ग्रुप था यार, पीरियड तो ऊपर ही लिख लिया मैंने, सॉरी दिस इज ग्रुप ना, राइट ये ग्रुप था, ये ग्रुप चल रहा है ना, ग्रुप लिखा ना ऊपर से, दिस इज ग्रुप, हाँ 14 कहाँ होंगे, 14 तो होते ही नहीं है, 7 ही होते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप है, सॉरी, हाँ 14 कहाँ से, तो आए नहीं अभी है ना, उसने कहाँ फिल करेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 आ जाएगा, ओके। अच्छा अब बताइए अगर कोई आपका डी ब्लॉक का हुआ, कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का हुआ, डी ब्लॉक में आप कैसे पता करेंगे, सर डी ब्लॉक में पता करने के लिए आपको देखना है कि आउटरमोस्ट एस में कितने इलेक्ट्रॉन, एन एस इलेक्ट्रॉन्स क्या बने, एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस आउटरमोस्ट पनल्टीमेट डी सबशेल में कितने, तो n-1 डी में कितने, n-1 डी में कितने, सो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ध्यान देना दोनों बार में अंतर है,
एन एस, आउटर मोस्ट एस में कितने, और वही आउटर मोस्ट डी, लेकिन आप देख पाओगे डी हमेशा एक कम होगा। अगर ये 7p है तो ये 6d होगा, अगर ये 6p था तो 5d होगा। ये वही बात कर रहा हूँ मैं कि एक पेनल्टीमेट शेल में कितने हो जाएंगे, ठीक है। और एफ सबसे ईजी है, एफ आपको पता है, एफ ब्लॉक बताइए। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब थर्ड पीरियड में है ना, सबके सब किसके, तो इसमें कोई फाइंड आउट नहीं करना, सीधा थर्ड पीरियड, सीधा कौन सा होगा, थर्ड पीरियड का हो जाएगा, सिंपली थर्ड पीरियड। ओके, चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। ये आएगा जेड, तो अब बताइए क्या लोकेशन आया इसका फिर Z114 का। सर Z114 वाले का कन्फिगरेशन भी लिख दिया, पी ब्लॉक का आ गया, पीरियड नंबर 7 का आ गया, और ग्रुप नंबर 14 का। इसका मतलब अपने पीरियड में, ये अपने ग्रुप में सबसे लास्ट आएगा, ये सही है ना। इसका मतलब ये अपने ग्रुप का सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, एक मैं दे देता हूँ, एक फाइंड कर लीजिए आप, एक मैं आपको दे देता हूँ, इधर ही बता दूँ मेरे को साथ साथ में, ठीक है ना, सवाल के फॉर्म में। मान लीजिए अगर आपके पास z इज इक्वल टू 120 वाला कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, अगर z इज इक्वल टू 120 वाला, क्योंकि अभी तक तो 118 ही है, अगर z इज इक्वल टू 120 वाला कोई डिस्कवर हो जाए तो आप उसको कहाँ पे रखना चाहेंगे और उसका कन्फिगरेशन क्या आएगा, ठीक है, सही बात है। बताइए 120 का मतलब है कि अब इसका जो कन्फिगरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर चला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कितना आ रहा था, 118, फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख लूँगा OG 118 हो गया था ये। अच्छा, OG के बाद कौन सा, OG के बाद क्या फिल करते हैं आप, 8s, और तो फिर मैं लिख लूँगा OG 8s। बताइए 120 था, 120 था, कितने आ गए, 118 आ गए, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2, कितने हो गए, 120। तो मतलब कौन से ब्लॉक का होगा, ब्लॉक बता दो पहले, ब्लॉक हो जाएगा S, ठीक है। पीरियड बता दो, पीरियड आ गया, जो अभी तक है ग्रुप 2 है नहीं, अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये नहीं है, ध्यान देना। इनकेस अगर ऐसा डिस्कवर हो जाए तो फिर ठीक है। और उसके बाद ग्रुप सेकंड हो जाएगा, ठीक है। या अब इस तरीके से ना पूछ के इसको थोड़ा और मोड़ के पूछ ले, फिर पूछता है कि फिर नाम दे देगा। अब आपको पता है जो ग्रुप सेकंड का होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो ऑब्वियसली किनका होगा फिर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बंद करके दरवाजा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका लोकेशन फाइंड आउट करना, सही है, इजी है। एक सवाल एनसीईआरटी पे मिलेगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना, नहीं आया पिछली बार, पता होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए एक और हल्की चीज़ जो आप सबको पता है, ठीक है, वो है एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, उनका आपको नेम लिखना है, ठीक है ना। सो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विद z ग्रेटर देन 100, इससे भी चांसेस रहते हैं बनने के, z ग्रेटर देन 100, ठीक है जी। अच्छा, z ग्रेटर देन 100 का अगर आपको लिखना है तो मतलब आपको 0 से लेके 1 तक का जो जनरल टर्म इनके लिए लगेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। बताइए आपके अगर 0 कहीं भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि इधर से स्टार्ट करोगे तो 101 102 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 0 के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, नील। 0 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 1 के लिए क्या यूज़ करेंगे, अन। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई यूज़ कर लेंगे, 4 के लिए क्वाड, 4 के लिए क्वाड, ठीक है ना। टेट्रा यूज़ नहीं करना यहाँ पे, 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्वाड यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 के लिए पेंट, ठीक है। 6 के लिए ठीक है। 7 के लिए सेप्ट, ठीक है ना। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए, सॉरी 10 नहीं ना आएगा, नन नहीं आएगा इसके लिए, सॉरी इन आता है, सॉरी दिस इज इन नॉट नॉन, वो IUPAC में आता है, यहाँ पे नहीं ना, इन आता है, क्या आता है, इन आता है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के लिए 1 लेटर नोमेनक्लेचर भी होता है। नील को आप क्या लिखेंगे, सिंपली एन, ठीक है, छोटा लिखना लेकिन, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स में लिखना। अन के लिए यू, बाई के लिए, ठीक है, ट्राई के लिए, क्वाड के लिए क्यू, ये इसलिए सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टेट्रा नहीं लिखा गया, वरना TT से में आ जाता है, ठीक है ना। फिर पेंट, इसके लिए H, इसके लिए सेप्ट S से, ठीक है ना, इसके लिए, और इसके लिए E, ठीक है। आप इसलिए लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए आपको दे रखा है z इज इक्वल टू, या सीधा लिख लो, 101 से स्टार्ट करता हूँ मैं, सीधा देख लो, 101 से 101, बताइए 101 को क्या लिखूंगा मैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ साथ में आपको याद रखनी कि इन सब के साथ में आपको सुफिक्स क्या यूज़ करना है, फिर IUM, क्या यूज़ करना है, IUM, सबके लिए सुफिक्स क्या यूज़ करना है, IUM, इतनी सी जानकारी, ठीक है। 101 को क्या लिखूंगा मैं, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए फिर से अन, और साथ में IUM, सो अन नील अनियम, क्या बन जाएगा, अन नील अनियम मिला के, ठीक है ना। अब सिंबल के हिसाब से लिखूँ तो अन नील अनियम, UNU आएगा ना, UNU, ठीक है। 102 वाला बताइए, अनिल बायम, ठीक है, क्या सिंबल आ जाएगा इसके लिए,
UNB 103 कंटिन्यूटी में ऐसे चलेगा, ठीक है। मैं बीच वाले कोई पूछ लेता हूँ, बताइए ज़रा मेरे को, बताइए आप 109 वाला बता दीजिए। अनिल इनियम UNE, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ UUU। अब इसका एटॉमिक नंबर बताइए, सिंबल दे दिया मैंने तो मतलब 111, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया अन UUS लिख लिया मैंने, बताइए इसका 117 आएगा ना, 117, सही है। इजी है नहीं, इजी है। एटॉमिक नंबर इसके ऊपर वाले ले लीजिए तो इजी है, ठीक है ना। ऑफिशियल नेम फिलहाल नहीं पूछता है, ऑफिशियल नेम नहीं पूछता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव में पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछता। लाइक मेंडेलिवियम पूछ लिया क्या था, सिबॉर्गियम क्या था, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछता है फिलहाल के लिए इतना ही। जीके बॉस का आपको या तो दे देगा एटॉमिक नंबर, फिर बोलेगा इसका बताइए इसका नाम क्या आएगा सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है। UUU करके यहाँ सिंबल दे देगा और फिर ये पूछेगा कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा। ओके, ये आ गया आपका कौन सा वाला, स्टार्टिंग वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब इसी में एक और चीज़ जो आपको पता रखनी है, क्योंकि ये सवाल भी बार बार पूछता है, वो ये है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ जानकारी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बेसिस पे होनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा दे दिया आपको कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल लिखे हो तो आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का सवाल है, ये समझना, 5 का नहीं आना है, 3 का सवाल आना है, तो आप इतनी जानकारी खुद से लिख सकते हो। जिसने बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है ना, अगर उसको अच्छे से पता भी है ना, तो वो लिख लेगा। ब्लॉक लिखने आपको क्या था, कितने पीरियड्स थे, कितने ग्रुप थे, ये वो मोटी मोटी जानकारी लिख दी अगर ऐसा दिया। हाँ, लेकिन साथ में एक और सवाल दे देता अगर आपको कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ना। एडवांटेजेस पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर आपको एडवांटेजेस लिखनी है, कम से कम 3 से 4 से 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उतना यार ऐसा नहीं कि पूरा पर, ठीक है, इतने पता होना चाहिए आपको। ओके, बताइए क्या एडवांटेज होगी 1 बाय 1 अगर आपको कुछ पता है तो, ठीक है। सर पहला कि क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, एलिमेंट्स को स्टडी करना ईजी है, ये तो हल्की सी बात है, तो पता है, ठीक है ना। सो सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है ना, या इजी टू स्टडी लिख ले, इजी टू स्टडी इस बेसिस पे। ओके, दूसरा अब मेंडेलीव ने जो नहीं किया था वो इसने कर दिया, तो वो भी लिख सकते हो कि इसमें क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर की बेसिस पे थी और उसमें तो अभी तो डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं आ रहा, सिंपली कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, क्लासिफिकेशन बेसिस इस एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इनका क्लासिफिकेशन बेसिस थे, आप खुद भी लिख सकते हैं बट स्टिल। अच्छा, उसके बाद क्या एडवांटेज लग रहा है आपको, तो एडवांटेज इसके अलावा क्या लग रहा है, क्या एडवांटेज लग रहा है, शाबाश, क्या होगा, जोर से बोल दोबारा। रिप्रोड्यूसिबल मतलब बड़ा हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, कर सकते हैं। ये चीज़ की आपको इजाज़त है कि आप पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड, क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा था 120 वाला अगर डिस्कवर हो जाए तो 8th पीरियड ले आएंगे हम, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, इसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, ठीक है ना। इट कैन बी एक्सटेंडेड, जैसे हमने की। हाँ, if further elements discovered, further elements discovered। अच्छा जी, और अब मुझे बताइए क्या आइसोटोप्स की प्लेस रखी गई थी, बिल्कुल है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आइसोटोप उसी के साथ में है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हाइड्रोजन के साथ हैं। अब ये कैसे हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि सर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास लिखा गया है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। कौन सा है, वो सिर्फ H11 का नहीं है, वो H11 का, H12 और H13 का एवरेज है। तो इसका मतलब ये होगा कि आइसोटोप्स के लिए भी जगह थी, और आइसोटोप्स कहाँ रखे गए हैं, उसी एलिमेंट के साथ जिस एलिमेंट के वो आइसोटोप होंगे, ठीक है। सो आइसोटोप्स आर आल्सो इंक्लूडेड, हाँ बिल्कुल, आइसोटोप्स आर आल्सो इंक्लूडेड। अलग से मत ढूंढना, वहीं पे है ना, वो नहीं है, ठीक है ना। आइसोटोप्स आर आल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, कैसे, जैसे कार्बन है ना, बताइए कार्बन के भी 3 रहते हैं आपके, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन 12 वाले का परसेंट अबंडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वही वाला भारी मात्रा में कंट्रोल करता है मास को, तो इसलिए मास हम 12 लिखते हैं। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल में देखोगे 12.00 समथिंग चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके आइसोटोप्स पे इंक्लूडेड मिलेंगे, ठीक है। नंबर 5 कोई और चीज़ जो आपको लग रही है कि आप लिख सकते हैं, और क्या जानकारी आपको लग रही है, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स, लिख सकते हो जो भी लग रहा है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो भारी कोई नई चीज़ डिस्कवर करके ना, नहीं जो लग रहा लिख लो, ठीक है ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, classification into blocks, classification into various blocks,
into various blocks. ओके अच्छा अब बताइए इसके डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो लिख लोगे, डिसएडवांटेज भी तो 3-4 पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना? डिसएडवांटेजेस क्या लग रहा है, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? ठीक है देखिए एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, 2-3 पॉइंट इजी वाले पॉइंट लिखता हूँ मैं, ठीक है? अब मुझे बताइए, आपको ये पता है कि इस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, लेकिन सर सबके लिए अलग जगह नहीं है, सबके लिए अलग जगह नहीं है। जैसे आप पी ब्लॉक पकड़ लो, पी ब्लॉक में आपको कुछ मेटल्स मिलेंगे मिनिमम, उसके बाद भारी मात्रा में नॉन मेटल्स मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, ठीक है ना? तो इनके लिए कोई अलग से अरेंजमेंट किया नहीं था, ठीक है ना? तो मैं लिख लेता हूँ जी, पहला नो सेपरेट अरेंजमेंट फॉर metals, okay, metals, non-metals and metalloids, ठीक है? दूसरा ये बहुत भारी मिस्टेक है इसका, ठीक है ना? ये बहुत भारी ऐसा मान के चलो डिसएडवांटेज इस चीज़ का कि जो हाइड्रोजन का पोजीशन था स्पेसिफाई नहीं है अभी तक, इधर उधर 17 और पहले में चल रहा है, ठीक है ना? तो इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका पोजीशन दो रखा हुआ यहीं पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, उसके साथ भी रिजेंबल करता है, ठीक है ना? सो पोजीशन ऑफ इज कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉन्ट्रोवर्शियल। सो हाइड्रोजन का पोजीशन कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है? हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है? कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है? तीसरी चीज़ बताइए, देखिए एक और बात, सर जो एब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, इन एब्लॉक के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड ही नहीं किया हुआ, देखो बाहर रखा हुआ है, अदरवाइज ये अंदर होने चाहिए थे, इनको अलग से रखा हुआ है, ठीक है ना? सो रेडियोएक्टिव के ऊपर भी एफ्लॉन रेडिएक्टिव से मतलब नहीं है, एब्लॉक से। नहीं मैं बोल रहा हूँ जिनका मास हाँ ऑब्वियस है, वो तो जिनमें न्यूक्लियर अनस्टेबल है वो तो कोई भी रेडिएक्टिव हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आर नॉट प्लेस्ड विथ अदर ब्लॉक्स, नहीं है ना? अदर ब्लॉक्स, इनके लिए सेपरेट जगह है, रेसिज्म ठीक है? बिल्कुल हाँ, ये तो चल रहा है, गलत बात है ये। अच्छा जी, उसके बाद और क्या लग रहा है आपको, और क्या इसके डिसएडवांटेज लग रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस में, ठीक है ना? देखिए एक और बात सुनिएगा, एडवांटेज ये था कि आइसोटोप्स रखे गए थे और यही डिसएडवांटेज भी है। देखना डिसएडवांटेज कैसे, कभी कभार क्या मेजोरिटी में ऐसा होता है कि एक एलिमेंट के आइसोटोप्स उसकी उस एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप रेडियोएक्टिव होता है, आपको ये पता है। अब उसने क्या किया था, उन तीनों को इधर ही रखा हुआ है पहले वाले में, ठीक है ना? तो ये जो तीनों को यहाँ पे रखा हुआ था, ये अब इसका मतलब ये होगा जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है वही आइसोटोप्स की भी होनी चाहिए, और वैसा हमेशा होता नहीं, ठीक है ना? सो ये जो होगा आइसोटोप्स में शो, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, में शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट प्लेस्ड इन बट सेम पोजीशन, हाँ प्लेस्ड एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पर रखेंगे बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। और ये लास्ट वाला है ना, हाँ। और इनका मास वगैरह कुछ नहीं दिया गया। हाँ ये है ना, येट टू बी डिस्कवर्ड, इसमें नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये तो भारी सवाल है, इस पर तो कोर्ट केस हो सकता है। हाँ सही नहीं दे रखे हैं, सही बोल रहे हैं, निचले वालों में नहीं दे रखे हैं, इनकी कोई भी जानकारी, जो रेडियोएक्टिव वाले हैं ना आपकी मेजोरिटी में, इनकी कोई खास जानकारी दे नहीं रखी है, इनको स्टडी करना मुश्किल है, इनकी खास जानकारी नहीं रखी है। अब ये जिन डिस्कवर थे उनके नाम पे मेंडेलीव ने डाल दिया, किसी रदरफोर्डियम ने डाल दिया, काम चल रहा है, ठीक है। ये आगे इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, 3 मार्क्स का, 3 पॉइंट करके भी लिख लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटने आपके, ठीक है। अच्छा ये आगे आपका पहला वाला पोर्शन, सिर्फ पहला वाला पोर्शन है, माइनर वाला पोर्शन है, ठीक है ना? 2 में क्लास पे माइनर वाला पोर्शन, तब भी इसमें तो हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन देखी नहीं, तो उनसे सवाल उतने नहीं पूछता है, ठीक है ना? ये आगे आपका माइनर वाला पोर्शन है, ओके। अच्छा देखिए मैं सवाल के फॉर्म में लिखता हूँ, ये बताना मेरे को, सवाल के फॉर्म में आपको उसमें सवाल मिलेगा, ये बताना। मान लीजिए आपको ये पूछ लिया, जैसे मैंने ऊपर जस्टिफिकेशन एक पूछा था, दूसरा जस्टिफिकेशन पूछ रहा हूँ मैं कि आप जस्टिफाई कीजिए कि सेकेंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट्स मिलेंगे, या आप जस्टिफाई कीजिए कि 6th पीरियड में आपको 32 एलिमेंट मिलेंगे। ये जस्टिफिकेशन अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो मैं ऐसा लिख लूँगा, जस्टिफाई दैट 6th पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स, ठीक है ना? अच्छा ये जस्टिफिकेशन आपका क्वांटम नंबर्स की बेसिस पे होता है, किस बेसिस पे? हाँ क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आप 6th पीरियड की बात कर रहे हो, किस पीरियड की बात कर रहे हो? 6th पीरियड की, इसका मतलब सबसे आउटर मोस्ट वाला शेल छठा होगा, क्योंकि पीरियड तो आपका शेल नंबर ही बताता है, सबसे आउटर मोस्ट वाला शेल, ठीक है ना? सो फॉर 32 वाला है, ठीक है ना? फॉर 6th पीरियड एलिमेंट्स बताइए, फॉर 6th
6 period elements. The outermost configuration is the outermost configuration is, बताइए 6 पीरियड वालों का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना, छठा वही था ना, तो क्या आ जाएगा 6s, उसके बाद 6s के बाद 5d 4f है ना, पहले 4f, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d और उसके बाद 6p, ठीक है। अब ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने ऊपर भी बताया था, जब कभी भी आपको कितने इसमें एलिमेंट आएंगे, चाहे वो पीरियड में पूछ लें किसी और में, आपको ये पता करना है सिर्फ कि उसकी जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने लग सकते हैं मैक्सिमम। अब बताइए ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकता है बाहर वाला? सर एस में 2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन सेट ऑफ subshells can accommodate, given set of subshells can accommodate R। मुझे बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? एस में 2, एफ में मैं ऐसा लिख लेता हूँ 2 + 14 प्लस डी में 10 प्लस इसमें 6, ठीक है। गिनिए कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, गिन लो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 10 30 2 32, दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, इतना सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था, दैट इज वाई जो 6 पीरियड है उसमें सिर्फ कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 32 एलिमेंट्स। वो तो आगे नहीं, वो आपका इस हिसाब से लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो 32, सो इट कंटेन 32 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। ध्यान देना 2n स्क्वायर सिर्फ तब जब ये 32 मेंशन ना करे, फिर सीधा बोल 32 एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स पूछेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे आउटरमोस्ट। नोबल गैस के बारे में नहीं लिखना है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो अलग बात है, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया आपका पहला वाला पोर्शन, सही है। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले पोर्शन पर, ठीक है ना। बताइए दूसरे वाले पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। दूसरे वाले में पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आज खत्म करना है? हाँ कर लेते हैं, नहीं होगा सवाल देखेंगे इसके बाद। देख वही चीज़ें जो एग्जाम में पूछता है, पहले हमने पढ़ रखा है, मैं इनको बता रहा था। मेंस में कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ेंगे, वही जो रिपीटिशन होती है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। कौन कौन सी मोटी मोटी 4-5 प्रॉपर्टीज़। पहला एटॉमिक रेडियाई, सही है, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लेता हूँ मैं ना, वो इन्हीं के एप्लीकेशंस में आ जाएंगे फिर, आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नंबर 4 इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है ना। ये मेन है। हाँ इनके एप्लीकेशन में फिर आप रिएक्टिविटी बात कर लेंगे, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, वो सारी इनके एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। इजी सी बात है ये। अब बताइए पहला वाला लिख लेता हूँ मैं, पहला वाला एटॉमिक रेडियाई, अब एक बात समझना कि इनसे जो भी सवाल आएगा वो आपको आ जाएगा, ट्रेंड पूछ लेगा या पूछ लेगा इसके इससे ज़्यादा क्यों, इसका इससे कम क्यों, या अरेंज कर दीजिए इनके ऑर्डर्स की बेसिस पे, इस तरीके से सवाल बनेगा आपका, ठीक है। बताइए एटॉमिक रेडिया आपको पता है क्या होगा एटॉमिक रेडिया? हाँ सर, एक तो जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं उस तरीके से तो एक्यूरेट आता नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप मान के चल लें कि आपके एटम का कुछ इस तरीके से, अगर आप कुछ इस तरीके से मान के चल लो कि मान लीजिए आपका न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस था और इस आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन इसमें था वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कुछ इस जगह पे घूम रहा है, लेकिन ये जो मैंने बना रखा है गलत है, आपको भी पता है, क्योंकि इस तरीके से तो होगा नहीं है, ठीक है ना, सर्कुलर तो होता नहीं है, ठीक है ना। बट फिलहाल समझने के लिए तो आप ये देखोगे कि न्यूक्लियस से लेके वो बाहर वाला शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये जो एवरेज डिस्टेंस, दिस इज ऑलवेज एवरेज, कभी भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, हमेशा एवरेज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, वेव नेचर रखेगा तो इस तरीके से तो होगा नहीं सर आपके सब शेल्स, ठीक है ना, सिर्फ वेव बनेगा आपका, ओके। तो ये जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से लेके बाहर वाले शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या लिख लेते हैं, दिस एवरेज डिस्टेंस। बट ये डेफिनेशन गड़बड़ है, ठीक है ना। दिस एवरेज डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब रेडियाई को फाइंड आउट करने, आप ये ध्यान में रखना इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ अब रेडिया को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं सर, इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ लेते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे रेडिया कितने टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर रेडिया। ये क्यों इस तरीके से गलत डेफिनेशन है? तो पहली बात तो ये कि आपका जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं है, अनसर्टन है, ठीक है ना, सर्टन तो है ही नहीं, ठीक है। तो किस फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर रेडिया, सही है ना,
मॉलिक्यूलर, इसी मॉलिक्यूलर रेडियो का आप कोवेलेंट रेडियस भी, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन के मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसी को हम कोवेलेंट रेडियस भी पढ़ते हैं, इसी को हम कोवेलेंट रेडियस भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड मेटालिक रेडियस भी हो जाता है आपका, ठीक है, मेटालिक रेडियस। उसके बाद थर्ड वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है ना। थर्ड कौन सा जाएगा आपका, वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है ना। 3 तरह के इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ट्रेंड्स पे भी सवाल बनता है, ठीक है। बताइए मॉलिक्यूलर रेडियस क्या होगा आपके पास, पहला वाला लिख सकता हूँ यहाँ, कोवेलेंट रेडियस, बहुत अच्छा, कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, अगर आपके एटम ने मॉलिक्यूल बनाया है और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बना रखा है, ठीक है, मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख दूँ, इस तरीके से अगर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना, सपोज कर लीजिए ये मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया, या थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। ओके, अच्छा अब बताइए इन मॉलिक्यूल, इन दोनों एटम्स ने आपस में मिलकर क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो न्यूक्लियस होगा और इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना सर। अगर दोनों के दोनों होमो एटॉमिक है, हेटेरो वाले से भी पूछेगा नहीं, ठीक है ना, होमो वाले मोस्टली पूछेगा। अगर दोनों के दोनों होमो एटॉमिक है तो आपको ये पता है कि होमो एटॉमिक के केस में इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक की जो दूरी है, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच की जो दूरी होगी, दैट डिस्टेंस इज नोन एज, दैट इज बॉन्ड लेंथ, दैट इज बॉन्ड लेंथ। उस डिस्टेंस को हम क्या पढ़ लेंगे, बॉन्ड, दैट इज सिमिलर, दैट इज सिमिलर, दैट इज सिमिलर। इसका हाफ होता है ना। हाँ, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। या तो इसको बॉन्ड लेंथ पढ़ लीजिए, हाँ बॉन्ड लेंथ इसी को बोलते हैं, या तो इसको बॉन्ड लेंथ पढ़ लीजिए, या इसी को आप पढ़ते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इंटरन्यूक्लियर, हाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाफ होगा, मान लीजिए ये आपका आ गया, अगर सपोज कर लीजिए 200 पिकोमीटर आ गया, तो अब मैं पूछूँ आपको कि कोवेलेंट रेडियस कितना रहा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ 200 पिकोमीटर होगा तो उसका हाफ होगा, ठीक है। तो ये जो हाफ डिस्टेंस होगा, दिस हाफ डिस्टेंस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस, दिस इज कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे आप इसको, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना। सो इट इज हाफ ऑफ internuclear distance between two covalently bonded atoms, ठीक है ना, between two covalently bonded atoms, ओके। होमो एटॉमिक में याद रखना, हेटेरो वाले मैंने पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक लगेगा आपका, ठीक है ना। एग्जाम के नहीं पूछता, एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव में आएगा, जेके बॉस में नहीं आएगा, ठीक है ना। पढ़ा रखा मैंने उस पर, लेकिन इधर नहीं लगेगा। अब मुझे बताइए, मान लीजिए इस पर आपको सवाल दे दिया दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको ऐसा बोल दिया, दी बॉन्ड लेंथ, हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, ऑफ Cl2 इज लेट से 130 पिकोमीटर, व्हाट विल बी इट्स कोवेलेंट रेडियस या मॉलिक्यूलर रेडियस ना, कोवेलेंट रेडियस, व्हाट विल बी इट्स कोवेलेंट रेडियस, कितना हो जाएगा 65, ठीक है। कितना लिख लेंगे हम, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन टू, बॉन्ड लेंथ अपॉन स्ट्रिक्टली फॉर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, स्ट्रिक्टली उनके लिए, हेटेरो वालों के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये जाएगा 130 अपॉन, कितना हो जाएगा 65 पिको मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ आएगा 2, अच्छा ये डिवाइड बाई 20, ओके। 65 पिको मीटर कितना हो जाएगा, 65 पिको मीटर, ओके जी। अब बताइए इसके बाद बताइए इसका वेरिएशन आपको पता है इसका, ठीक है ना। अगर आप बात कर लो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई की, या एक कम कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ही वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक साथ ही वेरिएशन देख लेते हैं। सेकंड कौन सा आएगा आपका, मेटालिक रेडियस, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। अब मेटालिक रेडिया में क्या होगा, अब मेटल्स की बात करोगे आप, ठीक है ना, मेटल्स की बात होगी, मान लीजिए ऐसे बता देता हूँ, ओके, इस फॉर्म में, ठीक है। अब बताइए मेटालिक रेडिया के केस में
ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एटम्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल मेटल एटम्स हैं, इन मेटल एटम्स के बीच की जो दूरी होगी, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी, मान लीजिए आपने कॉपर ले रखा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, इनके जो बीच की दूरी है दैट डिस्टेंस इज नोन एज अगेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका जो हाफ पोर्शन होगा यहाँ तक कोवलेंट दैट इज मेटालिक, नॉट कोवलेंट, दैट इज मेटालिक। अभी मेटालिक बटन आरएम, मेटालिक रेडिया, ठीक है। सेम मेटालिक रेडिया इज हाफ ऑफ internuclear distance between two metal atoms present in a crystal lattice, present in a crystal lattice, अकेले के लिए तो होंगे नहीं, crystal lattice में होंगे, ठीक है। so half of सेम है ना, half of internuclear distance between adjacent लिख लूँ मैं, adjacent, क्योंकि सर दो तो होंगे नहीं, ऊपर वाले में दो हो सकते हैं, यहाँ पे दो होंगे नहीं, सिर्फ बहुत सारे होंगे, ठीक है। मैं adjacent लिख लेता हूँ, between adjacent metal atoms present in crystal lattice, है ना, present in metallic crystal, present in metallic crystal, ओके, ठीक है। इजी है, ये बात भी इजी है आपकी, ये बात इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरा बताइए, तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा? वैन डर वाल रेडिया, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका वैन डर वाल रेडिया, ठीक है। नोबल गैस, हाँ जी बिल्कुल, नोबल गैसेस में, इवन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में भी, एटम्स में नहीं तो मॉलिक्यूल्स में भी, ठीक है ना, वैन डर वाल रेडिया, ओके। अच्छा, एक बात जो आप नोट कर पाएंगे, ऊपर वालों में आपने दिखा था हमने एटम्स में ओवरलैप करवाया था, यहाँ पे एटम्स में ओवरलैप नहीं करवा रखा, ठीक है। ये ओवरलैप नहीं है, थोड़ा बना है ऐसे, ध्यान देना, ओवरलैप नहीं है, ये बनने में ऐसा है, ओवरलैप नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैन डर वाल रेडिया में आप क्या देखेंगे कि जो आपके एटम्स होंगे, ठीक है, मान इस तरीके से लिख लो, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स बना लो मैं, ये सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल लिख लिए, ओके। मान लो ये आपका जो मॉलिक्यूल था, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये दूसरा मॉलिक्यूल सेम, ये न्यूक्लियस, ठीक है। मान लो ये भी आपका Cl2 था और ये भी क्या था आपका Cl2 था, ठीक है ना। ये दूरी न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दूरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, Cl2 का एक मॉलिक्यूल और Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल, सर Cl2 का जो एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो रेडिया होगा यहाँ से लेके इस हाफ डिस्टेंस तक, दैट इज आर कोवेलेंट, ये आपको पता है। सिमिलरली अगले वाले में भी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज आर कोवेलेंट। बट सर ये जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन दो मॉलिक्यूल्स में भी आपस में वैन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, आपको पता है। ऊपर वाले में मेटालिक बॉन्ड था, उससे अपर वाले में कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, वैन डर वाल इंटरेक्शंस। वैन डर वाल, दो डिफरेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना, डिफरेंट सेम टाइप के भी हो सकते हैं, इनके बीच में, इनके दो डिफरेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होगी दैट डिस्टेंस इज नोन एज दिस डिस्टेंस। सो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस आपका होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वैन डर वाल रेडिया। जो कोवेलेंट से देखो कितना ज़्यादा आ रहा है ना, और आप देखोगे तो कोवेलेंट से कितना ज़्यादा आएगा, तो आर वी लिख लेता हूँ मैं, दिस इज वैन डर वाल रेडिया, दिस इज वैन डर वाल रेडिया है, ठीक है। लिख सकते हो इसलिए, डेफिनेशन के हिसाब से भी इसको लिख सकते हो, एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये इसके चांसेस रेयर है, वैन डर वाल के, हाँ वैन डर वाल के चांसेस रेयर है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन तीनों को ध्यान में रखते हुए, ये बताना, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए, कोवेलेंट, वैन डर वाल और मेटालिक, इन तीनों में ऑर्डर क्या बनेगा? वैन डर वाल में, इन तीनों में ऑर्डर क्या बनेगा? आर वैन डर वाल इज ग्रेटर देन, फिर आर मेटालिक उससे थोड़ा, और आर कोवेलेंट उससे थोड़ा कम, ठीक है। ये बात समझिए, इसमें ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका वेरिएशन और दूसरा लगाना आना चाहिए सवालों पर, ठीक है ना। बताइए अगर मैं इनके वेरिएशंस की बात कर लूँ, वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडिया along the period and on the group, ठीक है जी। so, इनका वेरिएशन ये जी पता आपको, बताओ along the period लिख लूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं along the period, हाँ along the period और डाउन द ग्रुप, है ना। आप मुझे एक चीज़ बोलो, इसमें मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, हाँ प्रेफर करते हैं लूज करना, तो उनका जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, मतलब उनका साइज क्यों बढ़ता है? डिपेंड करता है कहाँ पे, आता हूँ इस पर रुक से ज़रा, ठीक है ना। अच्छा, अलोंग द पीरियड, अब मुझे बताओ, मोटी मोटी जो जानकारी आपको बताऊँ, लेकिन थ्योरी फॉर्म में लिखना जब आएगा तो, अब तो ऐसे लिखना, बट थ्योरी फॉर्म में आपको पता कैसे लिखना है। अब मुझे बताइए अलोंग द पीरियड आपका शेल नंबर नहीं बदलता, अलोंग द पीरियड शेल नंबर नहीं बदलता, सेकंड पीरियड का है उसमें सेकंड शेल आउटर मोस्ट होगा, ठीक है। सो अलोंग द पीरियड एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है? शेल नंबर आपका फिक्स है, ये चेंज, ठीक है। अच्छा, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता जा रहा है,
उसी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो सर एक एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट, जब आप पर यूनिट आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये देखोगे कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ रहा है। और जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, जो प्रोटॉन का जेड इफेक्टिव है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। तो डोमिनेटिंग चीज क्या है? जेड इफेक्टिव। डोमिनेटिंग चीज क्या है? ये मोटा पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। तो आगे जाने पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है ना आपको कि कितना न्यूक्लियर फोर्स या कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हटा के, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा? बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। ये जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और इसकी बढ़ने की वजह से साइज क्या कर जाता है? साइज डिक्रीज करता है। सो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप वाली कहानी बताइए। डाउन द ग्रुप शेल नंबर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है ना आपको? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि जो इंटरवेनिंग शेल्स हैं, उन शेल्स की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा? जेड इफेक्टिव फिर घट जाएगा। जेड इफेक्टिव डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी वजह से साइज क्या करेगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अब अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आपको एक आध चीज़ें इसकी एग्जांपल्स में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं अरेंज करने को दे दिया तो आपको पता होना चाहिए। एक एक ग्रुप, ज़्यादा नहीं, फिलहाल एक एक ग्रुप, ठीक है ना। बताइए मेरे को सेकंड पीरियड बताइए। सेकंड पीरियड में एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या बनेगा? बताइए सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कौन सा आएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर ही तक। नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन वालों में आपको वेन डर वाल रेडियस देखना पड़ता है, ठीक है ना। जो मैंने ऊपर वेन डर वाल लिखा था ना, ये आपको पता है ना, ये वेन डर वाल और कहाँ पे मिलता है आपको? इनर्ट गैसेस में, है ना। इनर्ट क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, एक दूरी पे रहेंगे तो उनमें वेन डर वाल रेडियस ही होगा, क्योंकि वेन डर वाल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा बताइए सेकंड पीरियड का साइज का ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे कम साइज किसका? जनरल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, फिलहाल के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सीधे सीधा ऑर्डर बनेगा आपका, दैट इज सबसे कम फ्लोरीन। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा ना, तो मैं ऐसा लिख लूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। सिंपल है, फिलहाल सिंपल है। हाँ, अगर नोबल गैस इंक्लूड कर लो तो आप देखोगे नोबल गैस में एकदम से बढ़ जाता है। अब डाटा के साथ चलो तब बात है, अदरवाइज डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। कभी कभार आपका जो नियॉन है वो सबसे पहले उठा के रखता है, लिथियम से भी पहले, और कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग लिथियम के बाद में रखता है, ठीक है। तो वो इंक्लूड होगा भी नहीं। हाँ, वो उनमें तो वेरिएशन वैसे भी आएगा, निचले वालों में तो वैसे भी फॉलो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गड़बड़ हो जाती है, ये भी इनर्ट फेयर इफेक्ट की वजह से भी, ठीक है। क्या आएगा सेकंड पीरियड? अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं ग्रुप की बात कर लूँ, मान लीजिए मैं लिख लूँ सेकंड ग्रुप पे लिख लेता हूँ, यहाँ फर्स्ट ग्रुप लिख लो, सिंपली फर्स्ट ग्रुप। बताइए फर्स्ट ग्रुप में एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या बनेगा? पहले ग्रुप में सब मेटल नहीं है ना, तो इसका मतलब मैं मेटालिक रेडिया लिख सकता हूँ, सही है ना। सब मेटल तो मेटालिक रेडिया चलेगा, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, लिखेंगे भी नहीं। बताइए डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, सीजियम, फिर रुबिडियम, इस तरीके से और फिर इस तरीके से, ठीक है ना। ये बन जाएगी इनके एटॉमिक रेडिया का ऑर्डर। ये वेरिएशंस आपको ध्यान में रखनी है, और क्यों। या अब मान लो इसी पे सवाल बना के ऐसा लिख लिया, सपोज कर लो बच्चे को आजमाने के लिए ऐसा कर दिया कि डायरेक्ट ना पूछ के सवाल ऐसा पूछिया कि वाई एटॉमिक साइज ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन सोडियम, मान लो ऐसा पूछ लिया, पूछ सकता है ना। तो आपको वही रीजंस लिखने ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो कारण सेम ही होंगे, ठीक है। अच्छा अब बताइए इसके बाद लिख लेता हूँ मैं सेकंड, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज आयोनिक रेडिया। कौन सा रेडिया? आयोनिक रेडिया का मतलब कोवेलेंट कैटायनिक रेडिया या एनायनिक रेडिया, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कैटाइंस या रेडियस ऑफ एनाइंस, सेम और डेफिनेशन इजी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक कैटायनिक रेडिया, एक कैटायनिक रेडिया और दूसरा एनायनिक रेडिया, एनायनिक रेडिया, ठीक है। अच्छा इधर जगह एक और चीज़ मैं लिख लेता हूँ, इधर बताना मेरे को, एक और चीज़ लिखता हूँ मैं इधर बताना मेरे को। ग्रुप यहाँ पे बता दीजिए मेरे को, अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे ग्रुप 13, इस बार जेई में भी था, जेई में मैंने क्लास में भी पढ़ाया, ठीक है ना। अब मैं ग्रुप 13 की बात करूँ, मुझे बताइए ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन सा आएगा? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, पता है ना, ठीक है, ओके। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, अच्छा सवाल है। आपको वहाँ पे ये पूछा है कि इस एबनॉर्मेलिटी की वजह क्या होगी, या ये जो आपका इरेगुलरिटी आ रही है इसके क्या रीजन होंगे, ठीक है। बताइए अब जनरली आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है,
ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? थैलियम। उससे कम अब किसका होना चाहिए था? अब होना चाहिए था गैलियम का। अब किसका होना चाहिए था? गैलियम का, ठीक है ना। लेकिन सर इसके बाद गैलियम नहीं होता, इसके बाद होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे चल रहा था वैसे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता है। इसका मतलब अगर आप सही क्रम इसका बैठाना चाहें, सही ऑर्डर लिखना चाहें, तो सही ऑर्डर के हिसाब से ये क्या बनेगा सर? सही ऑर्डर के हिसाब से बनेगा सबसे ज़्यादा किसका? थैलियम का, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद गैलियम का, और उसके बाद बोरॉन किया जाएगा, ठीक। तो कहाँ पे चेंज आ रहा है? एल्यूमिनियम में और ठीक है। अब ये चेंज के रीजंस पता है आपको? एक मोटा पॉइंट है इसमें, सीधा सीधा मोटा पॉइंट, वो है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल क्योंकि सर डाउन द ग्रुप आने पे जो गैलियम है फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और डी ऑर्बिटल का शील्ड वीक होता है, पता है ना? शील्ड पता है ना? ये स्क्रीनिंग ऑर्डर बता दो, इधर इधर लिखता हूँ मैं। स्क्रीनिंग, हाँ बिल्कुल, स्क्रीनिंग पावर। सब शेल्स की स्क्रीनिंग पावर बताइए। सबसे ज़्यादा स्क्रीन कौन कर सकता है? एस, उसके बाद पी, उसके बाद और उसके बाद एफ का स्क्रीन बहुत वीक होता है, वेरी वेरी पोअर शील्ड, जिसकी वजह से इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा कारण क्या होगा? गैलियम में क्या देखने को मिलेगा? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और इस डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप देखोगे साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। साइज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आयनिक रेडिया कितने टाइप के? दो टाइप के, एक कैटायनिक रेडिया और दूसरा, ठीक है, आपको पता है, ठीक है ना। अब इनके ऑर्डर से डेफिनेशन आप इसलिए लिख सकते हो। कैटायन का रेडिया, एनायन का रेडिया वो सेम चीज़ है, ठीक है। अब अगर आपको अरेंज करना है, इस पे सवाल बनता है, ध्यान में रखना, इस पे सवाल बनता है, तो इस पे मोटा सवाल बनता है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पे। तो मैं लिख लेता हूँ आयनिक रेडिया, या इवन आयनिक ना लिख के आप एटॉमिक भी लिख सकते हो पूरा, वो इसी में आता है। एटॉमिक रेडिया में ही आयनिक आएगा। सो एटॉमिक रेडिया ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 3 सवाल इसमें, 3 सवालों से एनसीईआरटी के भी कवर हो जाएंगे साथ में, ठीक है। बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर आपको एटॉमिक रेडिया का ऑर्डर देखना है, आयनिक भी इंक्लूड क्यों ना हो, फिर आप कैसे देखते हैं सर? अगर सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में बराबर होगा। फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या बचा? जेड इफेक्टिव बचा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या बचा? जेड इफेक्टिव बचा ना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर थे। और जेड इफेक्टिव ज़्यादा किसमें होगा? जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जिसमें प्रोटॉन, ये सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं लिख लेता हूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है ना। देखिएगा, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में लिखूँ और आप अरेंज करके बताइएगा। अगर मैं एग्जाम्पल में लिख लूँ इसको, सपोज कर लो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम +3, इनको अरेंज करिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैं लिख लिया N-3, नियॉन लिख दिया मैंने, F नेगेटिव लिख दिया मैंने, Mg+2 लिख दिया, Na पॉजिटिव लिख लिया, O2 नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। आपको इनको सही आयनिक एटॉमिक रेडिया में अरेंज करना है, ठीक है। अब बताइए, सब एक चीज़ तो सब में कॉमन है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। यहाँ से 2 सवाल निकलते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी आता है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका था। अब मुझे पता है जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, सीधी बात है। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसी का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में बराबर थे, ठीक है ना। आप तो या तो एटॉमिक नंबर लेके चलो, या फिर ये लेके चलो कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा किसमें था। पॉजिटिव, लेकिन कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा किसमें था। लेकिन मोटा पॉइंट यही है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड इफेक्टिव के हिसाब से। बताइए इनमें सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा, ठीक है। तो अब याद रखने के लिए ऐसा भी रख सकते हो कि पहले पॉजिटिव आएगा, हाई पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल आएगा, और फिर नेगेटिव, हाई पॉजिटिव से हाई नेगेटिव की तरफ, हाई पॉजिटिव से हाई। बताओ सबसे ज़्यादा कौन आएगा? एल्यूमिनियम प्लस, इसका साइज सबसे कम, एल्यूमिनियम +3 का साइज सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। फिर ये इन्वर्सली आना चाहिए ना, है ना, इन्वर्सली आ जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Mg+2, ठीक, फिर Na हो गया। अब न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल में कौन आएगा? नियॉन। उसके बाद F नेगेटिव, माइनस वाले, कम वाले, फिर सबसे ज़्यादा वाले, ठीक है ना। उसके बाद O-2 और सबसे, तो इसका मतलब N-3 का एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया सबसे ज़्यादा होगा इन सब में से, ठीक है। क्यों? तो क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रेशो मैच नहीं कर रहा है, जेड इफेक्टिव कम है यहाँ पे, ठीक है ना। इस हिसाब से देखने को मिल जाएगा आपको एटॉमिक रेडिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में समझना, ठीक है। आप देख लो, ओके, ये आ गया आपके आयनिक रेडियस के ऑर्डर, ठीक है ना। आयनिक रेडिया के ऑर्डर आपको देखना। अच्छा, इसी में एनसीईआरटी में बेसिस सवाल है, आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आपको पता है। सवाल इसी सबसे पूछता है, अगर आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशी है और उससे बनने वाला जो कैटाइन होगा, आपको पता है कैटाइन का साइज न्यूट्रल की तुलना में कम होगा, और एनाइन का साइज न्यूट्रल की तुलना में इस हिसाब से पूछता है कि वाई एटॉमिक साइज ऑफ कैटाइन इज लेस देन
इज लेस देन इट्स पेरेंट, ठीक है ना, इट्स पेरेंट एटम। ओके, ये आपको पता है। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल लेकिन मान लीजिए आपने सोडियम लिखा, अब बताइए सोडियम से बनने वाला कैटाइन कौन सा होगा? Na पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब Na पॉजिटिव का साइज कम होगा और सोडियम का साइज ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप मुझे बताइए इसमें प्रोटॉन कितने थे? 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहे थे, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने? वही 11, प्रोटॉन तो छेड़ नहीं रहे हम। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। इसका मतलब कि जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक्सीड ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में, तो इसका मतलब ये होगा कि जेड इफेक्टिव क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है ना सर। क्योंकि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ एक्चुअली में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा, बट उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जेड इफेक्टिव क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। और इस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से सर, तो इसको मोटा आंसर क्या लिखेंगे आप? सिंस इन केस ऑफ कैटाइन जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, दैट इज वाई इट्स साइज इज स्मॉल, ठीक है। अच्छा, यही कहाँ पे अप्लाई होगा? यही सेम कहाँ पे अप्लाई होगा? एनाइन के केस में। बताइए एनाइन के केस में साइज क्या करेगा? क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड करते हैं, जिसकी वजह से आपका जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। तो आपको पता है, ठीक है ना, पेरेंट से ज़्यादा, वहाँ पे पेरेंट से ज़्यादा और यहाँ पे पेरेंट से कम हो जाएगा, ठीक है। ये आगे आपको कौन सा? एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। हाँ, इसमें इरेगुलरिटी नहीं पूछेगा अभी फिलहाल, मतलब जैसे मान लो मैंने ग्रुप 30 लिखा ना, उतना ही सा। हाँ, उसके बाद आपको डी ब्लॉक में जाएगा नहीं फिलहाल के लिए, और उसके बाद एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा नहीं, इतना ही फिलहाल एग्जाम के हिसाब से इतना ही पूछेगा, उसमें नहीं जाएगा। 2 क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस भी कर रखा है। अच्छा, अब बताइए सेकंड टाइप, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सा आएगा आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी। इस पर बथेरे सवाल बन सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इस बार भी था, इस बार भी था, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हाँ, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से? लेकिन ग्राउंड स्टेट से किसी भी गैशियस एटम में से निकालने के लिए, ठीक है ना। ये टर्म्स आपको पता है, इनकी एनसीईआरटी पे सिग्निफिकेंस भी पूछ रखी है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर इसी को इस तरीके से ना पूछ के ना, मान लीजिए आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा, फिर आप एंथैल्पी चेंज टर्म लगाना, दोनों को ध्यान समझना, दो डेफिनेशन गलत नहीं होगा, बट जब आपको एंथैल्पी टर्म दे रखी है तो फिर आप एंथैल्पी चेंज लिखना, फिर आप एंथैल्पी चेंज लिखना, जैसे हमने पीछे भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely held electron, a loosely held electron, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन from the ground state, from the ground state, okay, from the ground state of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom, ठीक है। अब सवाल में इनके थोड़ी देर बाद ये भी पूछूंगा इनके सिग्निफिकेंस, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम और दूसरा ग्राउंड स्टेट, इस बार भी था आपके एग्जाम में भी था, ठीक है ना। इसमें जो आपने बोर्ड दिया था ना, प्री बोर्ड, उसमें था। सो इसको हम क्या पढ़ लेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिखी एग्जाम के हिसाब से आपने जो लिखा, ओके। अच्छा, ये जो आपने डेफिनेशन लिखा है, इसके बाद आपको दूसरा चीज़ जो इसमें पढ़ना रहता है वो है इनके फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। आता है सीधा सीधा सवाल आता है आपका ये, ठीक है ना। और इसकी बेसिस पे आपके जो इरेगुलरिटीज बनते हैं वो भी सवाल में डाल देता है, ठीक है। बताइए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला मोटा फैक्टर एटॉमिक साइज लिख लूँ मैं, एटॉमिक साइज, ठीक है ना। बताइए एटॉमिक साइज कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है? जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतना कम जेड इफेक्टिव, तो उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा साइज उतना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। बताइए इस बेसिस पे अगर मैं पहले ग्रुप में इसको बिठाऊँ, अगर इस बेसिस में मैं इसको पहले ग्रुप में बिठाऊँ, पहले ग्रुप के आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा? सर डाउन दी ग्रुप तो आयोनाइजेशन घटना है, फिर सही है। तो कौन कौन सा आ जाएगा आपको पहले ग्रुप में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर ठीक। बताइए सबसे ज़्यादा किसका साइज होगा? लिथियम का। क्यों? क्यों डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करने वाला है? घटने वाला है, ठीक है। बताइए सबसे कम साइज, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? तो इसका होगा लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी,
लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है और यही कारण है कि इसका वर्क फंक्शन भी कम होता है, ठीक है ना, रिएक्टिविटी में भी ऑब्वियसली, लेकिन लिथियम सब इससे भी ऊपर होता है, वो तो आ गया ना अपना उस बेसिस पे, पोटेंशियल के बेसिस पे, ठीक है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और यही कारण है कि सीजियम का बहुत बेहतरीन यूज़ किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल्स में, फोटोवोल्टिक क्योंकि बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है, ये काम है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है, पोटेंशियल बहुत कम है, ठीक है ना। ये आएगा आपका ग्रुप 1 का ऑर्डर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए सेकंड आपका कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है? जेड इफेक्टिव। और यही जेड इफेक्टिव सारे इसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे आके इसी को हाजिर दें। जेड इफेक्टिव ही मेन चीज़ है, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये हो जाएगा जेड इफेक्टिव का आपका। अच्छा जेड इफेक्टिव की बेसिस पर ऑर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं आगे चल रहा हूँ, सवाल बनेगा खुद से। तीसरा बताइए, तीसरा फैक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं? तीसरा फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सही है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये नहीं लिखना आपको, हर एक में एग्जाम्पल नहीं डालना एग्जाम में, इस तरह से सवाल है उसी तरीके से अलग से पूछ लिया तो अलग बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बताइए, अगर स्क्रीनिंग बढ़ा और स्क्रीनिंग साइज से बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, ठीक है, इसी बात। नंबर 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। बताइए नंबर 4 फैक्टर कौन सा हो जाएगा आपका? नंबर 4 फैक्टर मैं लिख लेता हूँ, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आ जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अनस्टेबल हाफ फील्ड फुली फील्ड उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाता है कि पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा किसका होगा, कि बहुत बढ़िया फैक्टर है, ठीक है ना। ये बढ़िया फैक्टर है, इसमें अलग से लिख लेते हैं इसको, देखो पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ, ठीक है। देखिए इस बेसिस पे कहाँ पे आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, इस बेसिस पे देखिएगा। मुझे बताइए अगर मैं अलोंग द पीरियड चलूँ और ग्रुप सेकंड से ग्रुप 13 पे पहुँचूँ, ग्रुप सेकंड पे चला गया, ग्रुप 13 पे पहुँच गया, ठीक है ना। अब मुझे बताइए अगर मैं ग्रुप सेकंड पे था और उसके बाद गया मैं ग्रुप 13 पे, इसमें ऐसे ही जाना आपने, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव जब भी आप अलोंग द पीरियड स्टडी करेंगे डी को इग्नोर करके स्टडी करना आपको, ठीक है, क्योंकि वैसे भी डी सेकंड पीरियड में आता नहीं है, ठीक है ना, इससे निचले वाले में इंक्लूड हो जाएगा। अब मुझे बताइए जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं पहले 2 से 3 लिखना सिर्फ, क्योंकि नीचे इरेगुलरिटीज वापस रिपीट होंगे, वो अलग चीज़ हो जाती है फिर, ठीक है। आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी नहीं पढ़ना अभी। बताइए कौन कौन सा सेकंड में? बेरिलियम, उसके बाद दो फिलहाल, ठीक है ना। अगले वाले में 13 में बोरॉन और, ठीक है। अब आपको ये पता है कि सर अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अगर अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ना चाहिए था, जेड इफेक्टिव बढ़ा था आयोनाइजेशन भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप ये ध्यान में रखोगे कि जो आयोनाइजेशन बेरिलियम का होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरॉन, इसका आयोनाइजेशन इससे ज़्यादा, यहाँ से सवाल बनता है आपका, ठीक। और मैग्नीशियम का ज़्यादा किससे? एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम का किससे ज़्यादा होगा? एल्युमिनियम से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये किस पे डिपेंड करता है ये ध्यान में रखना, इसका कारण है आपका पेनिट्रेटिंग पावर। अब बताइए अगर आपने बेरिलियम और बोरॉन में कंपैरिजन किया तो मुझे बताइए बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2s2, ठीक है। बोरॉन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2s2 2p1, यही होगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ से? रिमूव्ड फ्रॉम फुली फील्ड, या ऐसा मान लीजिए एस सबशेल से ना, एस सबशेल लिख लेता हूँ मतलब एस सबशेल से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कहाँ से? पी सबशेल, पी सबशेल। अब एक चीज़ जो आपने ऊपर ही लिखी थी, ठीक, एस सबशेल का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू पी, इसका मतलब जो एस सबशेल आपका होगा वो एस सबशेल न्यूक्लियस के बहुत पास होगा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू पी, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। पेनिट्रेटिंग पावर के हिसाब से इस तरीके से मैं लिख लूँ, अगर मान लीजिए मैंने न्यूक्लियस लिख लिया इस तरीके से, क्रम याद रख लीजिएगा, ये एस होगा, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूँ क्या लिखना है, एस सबशेल न्यूक्लियस से बहुत पास, उसके बाद पी उससे दूर, उसके बाद डी और उससे दूर एफ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पेनिट्रेटिंग पावर क्या करेगा फिर? बढ़ेगा, पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा, इसका मतलब एस का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत, पेनिट्रेटिंग का मतलब कितना डीपली बरीड है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, न्यूक्लियस के बहुत पास। बताइए अगर एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, और अगर पी से निकालना है तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो कहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा आपका? एस से निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स, ध्यान में रखना आपको रीजन क्या लिखना है इसमें, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस सबशेल इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s एज कम्पेयर टू 2p1, एज कम्पेयर टू 2p1, यही जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ये इसका रीजन है, हेडिंग में ही रीजन छुपा हुआ है, ठीक है। एक इरेगुलरिटी यहाँ पे इस पर सवाल बना था, इस बार भी था, जेईई मेंस में भी सवाल था एक इस बार में, ठीक है ना। अब मुझे बताइए इसके बाद 5th फैक्टर, नंबर 5 फैक्टर आपका क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे बताना ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ठीक है। बताइए ग्रुप 15 के पहले वाले स्टार्टिंग के 2-3 लिख लो। ग्रुप 15 कौन कौन सा आएगा? नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, 16 में बताओ ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है ना। अब मुझे बताइए फिर से अलॉन्ग द पीरियड चल रहे हैं ना, अलॉन्ग द पीरियड चलने पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, बट होता किसका ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। सल्फर का ज़्यादा होना चाहिए था, बट होता किसका ज़्यादा है? फास्फोरस का, ठीक है। अब ये रेगुलरिटी कहाँ से आती है? आपको ये पता है कि जो ग्रुप 15 वाले हैं, ग्रुप 15 वालों का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है? NS2NP3, और इनका क्या होता है आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन? NS2NP4, सही है ना, NS2NP4। इसका मतलब यहाँ पे स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है सर, क्योंकि ग्रुप 15 वालों का जो कन्फिग्रेशन होगा वो स्टेबल होगा, वो हाफ फिल्ड होंगे, और हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, ठीक। इसका रीज़न यही है, आपको जब ये आएगा तो आपको रीज़न में यही लिखना है, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, स्टेबल हाफ फिल्ड नोबल गैस नहीं, सॉरी, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, इसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा, ठीक है। अब देखना कितने सवाल आ गए इसमें, मैं सवाल की फॉर्म में अगर लिख लूँ। पहला सवाल ये, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, एक ही आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल हम आंसर लिख पाएंगे ना इसका, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, या तो नाइट्रोजन का ग्रेटर देन या तो ऑक्सीजन का लेस देन, दोनों तरीकों से 3-4 सवाल इस पे बन सकते हैं, ठीक है ना। 3-4 तरीके से इस पे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट पूछ लिया, अब मान लो जंप करके सेकंड पे आ गया तो फिर क्या देखेंगे आप, ठीक है। अब सपोज कर लो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इससे पहले सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। बताइए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का मतलब कि अगर आपको एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, कितना एनर्जी लगेगा, उसको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है ना। कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा, सपोज कर लो आपने एल्युमिनियम ले लिया। अब बताइए एल्युमिनियम ग्राउंड स्टेट में था आपका, ठीक है। एल्युमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगा उसको मैं क्या लिखूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बनेगा? Al+ बना ना, और ये गैशियस में काम हो गया, आपको पता है गैशियस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, कितना एनर्जी देना पड़ा? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड देना पड़ा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे एल्युमिनियम किस फॉर्म में आ गया? ठीक है, दैट इज डाइकैटायनिक फॉर्म में। पहले किस में आएगा? मोनोकैटायनिक फॉर्म में, मोनोकैटायन, उसके बाद डाइकैटायनिक फॉर्म में, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से आपने एनर्जी दे दिया, अब फिर से दे दिया, इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव किया, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड दे दिया, अब कितना हो जाएगा? Al, और इस काम में जो एनर्जी लगा उसको आपने क्या कर लिया? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड लिख लिया, ठीक है। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी आपके हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, दिस आर नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। और इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का जनरल ऑर्डर, दो इनमें रेगुलरिटीज होती हैं, बट जनरल ऑर्डर इनका होगा वो क्या हो जाता है? बताइए, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सर कुल मिला के प्रोटॉन तो उतने ही थे ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा? तो इसका मतलब जब आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करोगे तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या बनेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और उससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है ना। अब कभी कभार इरेगुलरिटी कहाँ पे आती है कि मान के चलो अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सपोज कर लो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 200 किलो जूल था और सेकंड आपका 400 किलो जूल था, लेकिन आपने थर्ड देखा कि थर्ड आपका 800 किलो जूल आना चाहिए था, लेकिन थर्ड आपका मुश्किल से आ रहा 650 किलो जूल। तो कभी कभार ऐसा होता है, और वो इरेगुलरिटी की वजह ये होती है कि जो लास्ट में स्टेबल स्टेट बनता है उसके कारण, कि जो लास्ट में आके स्टेबल स्टेट बनेगा, इस स्टेबल स्टेट के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर नोबल गैस के बराबर हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से डोमिनेंस हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी भी रिलीज होना है लास्ट में फिर, तो इसलिए कभी कभार, लेकिन उतना डिटेल में बोर्ड में नहीं पूछेगा। फिलहाल तो बोर्ड्स की बात है तो बोर्ड्स में उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ऑर्डर पूछ लिया तो समझ आना। अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन का एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया तो क्या बनेगा? थर्ड ग्रेटर, उससे कम 2 और उससे कम 1 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किस वाले का? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, लाइक जो एक्सचेंज एनर्जी है वो थ्योरेटिकल्स है। हाँ, आयोनाइजेशन के लिए मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए नहीं मिलता कोई भी आपका, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बताइए मेरे को, आप ध्यान से सवाल सुनना आप, ठीक है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ।
अब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हमने देख लिया, अब मान लीजिए मैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात कर लूँ, मैं ऐसा लिख लूँ, वही बोरॉन और बेरिलियम की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, फर्स्ट किसका ज़्यादा था, बेरिलियम का, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन बेरिलियम, वाई इज ग्रेटर देन बेरिलियम। लॉजिकल सवाल है ये, ना समझ जाना, बहुत इजी सवाल है, मजा आएगा देख के, ठीक है। लॉजिकल से सवाल आता है, हार्ड लेवल में आया, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोरॉन का ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बेरिलियम के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों, ठीक है, बताइए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जब हमने देखा था तो आपने देखा था कि जो आपका बेरिलियम था उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा था, पेनिट्रेटिंग पावर की बेसिस पे हमने क्रम लगा दिया था, ऑर्डर लगा दिया था। अब सेकंड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब जो बेरिलियम होगा वो ऑलरेडी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Be पॉजिटिव फॉर्म में, सेकंड है ना, तो ऑलरेडी Be पॉजिटिव, पहला तो निकाल रखा होगा। अब इसका कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2s1, होएगा नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, बोरॉन प्लस में होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका कन्फिगरेशन कितना हो गया होगा, वो 2p1 में से हट के 2s2 हो गया होगा, हुआ होगा ना, ऐसे होता है 2s2 2p1, एक हटा दिया तो 2s2 हुआ होगा। अब बताइए सर, अब तो पेनिट्रेटिंग पावर दोनों के सेम आ गए, अब तो उस बेसिस पे ऑर्डर लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब किस बेसिस पे ऑर्डर बचता है सर, सिंस अगर आपने बेरिलियम में से आयोनाइजेशन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना पड़ रहा है, 2s1 से, और अगर इसमें से निकालना है तो कहाँ से निकालना पड़ रहा है, और 2s2 का मतलब ये फुली फिल्ड है, ये कैसा है, फुली फिल्ड होगा, तो ये कन्फिगरेशन कैसा होगा, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान में रखिएगा। ये नोबल गैसेस को स्टैंडर्ड मान के चल सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल, और इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लिख सकते हो ना इसका अपने फॉर्म में कि सर इन केस ऑफ बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s1, बट इन केस ऑफ बोरॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s2 विच इज स्टेबल configuration and therefore its ionization energy will be greater, ionization energy will be greater। सेम कहानी कहाँ पे बिठा सकता है, मान लीजिए सेम कहानी यहाँ पे बिठा दी, बताइए नाइट्रोजन का पहला ज़्यादा था ऑक्सीजन से, बट सेकंड किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा किससे, नाइट्रोजन से, वो आपको पता है किस कारण ये होने वाला है, ठीक है ना। उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। देखिए सवाल की फॉर्म में अगर मैं ऐसा बना दूँ, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of ionization energy first, ठीक है। इनके आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के ऑर्डर में इनको आपको लिखना है, जी मैंने ऐसा लिख लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको समझने के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने को पहले, ठीक है। बताइए ये कौन से ग्रुप का, 15 का, और दूसरे वाले कौन से हैं, 16 के, ग्रुप 15 वाले और ग्रुप 16 वाले। 15 वालों में कौन कौन दे रखा है, नाइट्रोजन और इसके निचले वाला, अगले वाले में ऑक्सीजन और इसके निचले वाला सल्फर, ठीक है। अब लगाइएगा। अब मुझे बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सर 15 और 16 वालों में चेंज होता है, 15 वालों का ज़्यादा होता है किनके कंपैरिजन में, तो मतलब नाइट्रोजन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से और फास्फोरस का ज़्यादा है सल्फर से, ये बात समझना, ठीक है ना। नाइट्रोजन का किससे ज़्यादा, ऑक्सीजन से, फास्फोरस का किससे ज़्यादा, सल्फर से, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या ऑर्डर बनता है, डाउन द ग्रुप घटता है, ठीक है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का फास्फोरस से ज़्यादा है, और यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में बात कर लूँ तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है किससे, सल्फर। अब बताइए ओवरऑल चेंज देखना, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे आगे नाइट्रोजन, तो मैं लिख लेता हूँ पहले नाइट्रोजन, ठीक है ना। अच्छा डाउन द ग्रुप घट रहा है, ठीक है, तो उसके बाद कौन बैठेगा, ओके यस जेड स्कीम, कैसे आएगा, जेड स्कीम, ऐसा आएगा, देखिए ऐसा आएगा जेड स्कीम, एटॉमिक रेडियो यहाँ पे जेड स्कीम चलता है, वहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ पे ऐसे चलेगा। नाइट्रोजन के बाद कौन बैठेगा फिर, ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, फास्फोरस के बाद कौन आएगा, सल्फर। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये ऊपर वाले जो थे ये सेकंड पीरियड के थे, सेकंड पीरियड वालों का थर्ड पीरियड की तुलना में हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों किस पीरियड के थे, सेकंड पीरियड के, ठीक है। ये अच्छे लेवल का सवाल अगर आ गया इन केस, अगर ऐसा सवाल बना, ठीक है। अब मुझे बताइए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको पूछ लूँ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का करेक्ट ऑर्डर फॉर पीरियड सेकंड पीरियड के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, ठीक है। अब बताइए सेकंड पीरियड में कौन कौन से पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन भी होगा, ठीक है ना। लिख लेते हैं इसको, बोले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यही है, ठीक है। हाँ अब बताइए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन डिक्रीज मिले, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, सबसे ज़्यादा आपको पता है ना लॉन्ग द पीरियड
बढ़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है नोबल गैस के ऊपर तो कोई होगा नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन आ गया ना नियॉन, ठीक है ना, देखना ध्यान से। अच्छा नियॉन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा, बिल्कुल नो डाउट इन दैट, ठीक है। अब होना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन होता कौन है वो हमने ऊपर ही देख लिया, ठीक है ना। नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। समझ में आ गया नहीं क्यों होगा, ये ऊपर ही दिखा था हमने, ठीक है। अच्छा उसके बाद पीछे आ जाओ, फिर कौन आ जाएगा? सेम जैसे जैसे चल रहा है, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन के बाद आना चाहिए था बोरॉन, लेकिन है कौन सा? बेरिलियम। फिर आ जाएगा बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद बोरॉन, और लास्ट पे कौन सा बैठेगा आपका? लिथियम बैठ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इनका सही ऑर्डर। लास्ट टाइम 24 मिनट में सवाल था, और शायद इस बार एक मेंस की एक शिफ्ट में भी सवाल था। फर्स्ट पे पूछा था, एक शिफ्ट में भी सवाल था आपका, ठीक है। सेकंड पीरियड वालों का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद बताइए इसका वेरिएशन क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं वेरिएशन लिखूँ, वेरिएशन ऑफ या पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ये जनरल बात है, इसमें एक्सेप्शनल बातें नहीं आती हैं, जनरल बात है। जैसे जैसा आया जनरल बात आपको लिखनी है, ठीक है। बताइए अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा? ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अलोंग द पीरियड, ये आएगा जी आपका अलोंग द पीरियड। आपको पता है अलोंग द पीरियड क्या चीज़ बढ़ रही है? मैं सीधा मोटा पॉइंट लिख रहा हूँ, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। लेकिन एबनॉर्मलिटीज इरेगुलरिटीज किसकी वजह से आ रही है? एक तो पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। वो भी कहाँ पे? ग्रुप सेकंड और 13 में, और 15 और 16 में, ठीक। अच्छा डाउन द ग्रुप क्या कहानी होती है आपकी? डाउन द ग्रुप वाली कहानी बताइए। सर डाउन द ग्रुप आपका जेड इफेक्टिव घट रहा है, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है, ठीक। लेकिन वही जो आपका ग्रुप 13 था, उस ग्रुप 13 में फिर से इरेगुलरिटी मिलता है। जो ग्रुप 13 था, लेकिन उस तरीके से पूछेगा नहीं, लेकिन अगर हो सवाल जो एनसीईआरटी पे रखा है, इरेगुलरिटी आपको वैसे ही मिलेगी। बताइए ग्रुप 13 अगर मैं लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 13 लिख लूँ, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, क्या क्या था बोरॉन फैमिली में? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम, इंडियम और थैलियम, ऐसा ही था। बताइए इनके आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर क्या बन जाएंगे? सर आयोनाइजेशन तो डिपेंड कर रहा था साइज पे आपके। सबसे ज़्यादा किसका होगा? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन घटेगा, पता है ना आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? बोरॉन का, लिख दिया मैंने सबसे ज़्यादा बोरॉन का, ठीक है। अब बोरॉन के बाद कौन सा होना चाहिए था? एल्यूमिनियम, लेकिन होता कौन सा है? क्यों? क्योंकि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, सही है ना। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? गैलियम, मैंने ऐसा लिख दिया, सही है। अच्छा उसके बाद सेम हिसाब जैसा चल रहा था, फिर ऐसा, ठीक। अब आप सही ऑर्डर में लिखना चाहें इसको, तो इसका सही ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले बोरॉन, उसके बाद फिर और फिर आएगा आपका थैलियम आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेकिन ये ध्यान में रखना है इसी फॉर्म में होता है। जब आप अब इसी चीज़ को अगर आप इनके आयनिक फॉर्म में लिखना चाहो, किस फॉर्म में? आयनिक का मतलब मान लीजिए आप B+3 लिखना चाहो, या उनमें एटॉमिक रेडियस भी देख लो। अगर आप B+3, Ga+3, Al+3, Tl+3 और In+3 लिखना चाहो, फिर सेम ऑर्डर बनता, फिर इरेगुलरिटी नहीं आती, फिर तीनों में आप मान लीजिए कॉम्पनसेट हो जाती हैं, जेड इफेक्टिव की जैसी चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाती हैं, फिर ऑर्डर सेम हो जाता है, फिर सेम ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके आयोनाइजेशन में भी इरेगुलरिटी मिलेगी, और साथ साथ में कहाँ पे मिलेगी? इसके एटॉमिक रेडियाई में भी इरेगुलरिटी आपको देखने को मिल जाती है। ये आ गया किसका? वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब बताइए इसी आयोनाइजेशन एनर्जी की कुछ एप्लीकेशन जो आपको पता है, मोटे मोटे 1-2 एप्लीकेशन आपको पता होंगे, ठीक है ना। बताइए इसके एप्लीकेशंस में एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, 2 इनसे सवाल मोस्ट प्रोबेबली यहीं से बनता है, ऊपर वाली जो मैंने चीज़ें बताई आपको वहीं से बनेगा। एप्लीकेशन में एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, पहला एप्लीकेशन बताइए। पहला एप्लीकेशन लिख, आयोनाइजेशन पे मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है, तो मैं लिख लेता हूँ मेटालिक कैरेक्टर। अब बताइए मेटल्स की खास बात क्या होगी? सर मेटल्स की खास बात ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ओके। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये होगा उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर में क्या ऑर्डर बनेगा? जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा मेटालिक, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, ओके। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। बताइए ग्रुप फर्स्ट में मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा? बढ़ेगा। और इस बेसिस पे फिर इनके हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटीज भी डिसाइड होती है, लेटर ऑन एक और डिस्कशन है, ठीक है ना। तो बताइए अगर मैं ग्रुप फर्स्ट लिख लूँ, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका? वापिस से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही है। बताइए इनके मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा किसमें? उससे कम रुबिडियम, उससे कम ऐसा और उससे कम ऐसा, ठीक है ना। ये बन जाएगा इनके आयनाइजेशन एनर्जीज का
ऑर्डर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेटालिक करेक्टर ऑर्डर, मेटालिक करेक्टर ऑर्डर, जिसका कम आयोनाइजेशन एनर्जी उसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखना एक और चीज़, अब मुझे बताइए जो मेटालिक करेक्टर है इसी के साथ में अगर मैं नॉन मेटालिक करेक्टर की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ सर, वो इस पर डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। वो किस पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की मोस्टली बात होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होगी, ठीक है। मैं सवाल की फॉर्म में लिखता हूँ, एनसीईआरटी पे सवाल भी मिलेगा आपको अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख लूँ, दी मेटालिक करेक्टर ऑफ ग्रुप, सेकंड के लिख लेता हूँ मैं, एलिमेंट्स डिक्रीज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। अकाउंट फॉर दिस, आपको बताना क्यों ऐसा, समझ में आ गया क्यों, अब तो खुद से लिख सकते हो आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी घटा तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हाँ, इस पे सवाल बनने के चांसेस इससे एप्लीकेशन से थोड़े कम है, एप्लीकेशन वाले पोर्शन से थोड़े कम है चांसेस बनने के, लेकिन आइडिया हो अगर तो सवाल बनेंगे तो इजीली कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसी का दूसरा एप्लीकेशन में लिख लेता हूँ, रिएक्टिविटी। क्या लिख लूँगा, रिएक्टिविटी, लेकिन रिएक्टिविटी किन का, मेटल्स का, ये भी समझिएगा, किन का रिएक्टिविटी, नॉन मेटल्स का नहीं, नॉन मेटल का इस पर डिपेंड नहीं करता, उनका डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ठीक है। अब बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा, रिएक्टिविटी जनरल, तो इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बट इन जनरल अगर आप ऐसा देखो आयोनाइजेशन की बेसिस पे, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम वो इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी छोड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी छोड़ेगा उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और जो जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना रिएक्टिव होगा, वो उतना रिएक्टिव होगा। तो बताइए रिएक्टिविटी और आयोनाइजेशन में क्या ऑर्डर बनेगा फिर, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी, तो इनवर्स बनेगा, कैसा बनेगा, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसमें रेगुलरिटी कहाँ पे आती है देखना हम ध्यान से, मान लीजिए मैं ग्रुप फर्स्ट लिख लूँ वापस से, अब मैं ग्रुप फर्स्ट लिख लूँ, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट फिर से कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और अब इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, लिथियम, सबसे कम किसका होता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए था, लेकिन होता लिथियम है, होता कौन है, लिथियम है, ठीक है ना, होता तो लिथियम है, ध्यान में रखना, ये यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव, और ये जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हो, सबसे ऊपर बैठता है ये रिएक्टिविटी में, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम आपको देखने को मिल जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए, बाकी ऑर्डर सेम है। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा इनमें से, इसके बाद सबसे ऊपर तो ये आएगा, सबसे ऊपर ये आएगा, उसके बाद कौन होगा, सोडियम नहीं होगा, फिर कहाँ पे आओगे आप, डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन घटेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, फिर कौन सा आएगा, सीजियम, फिर कौन सा आएगा, फिर सोडियम, और ये लिथियम को यहाँ से उठा के कहाँ पे लेके आऊँगा फिर मैं, अगर मैंने रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर लगाना है तो सबसे निचले वाले में यहाँ पे लिथियम हो जाएगा फिर, ठीक है ना, सबसे ऊपर लिथियम। देखिए लिथियम क्यों, क्योंकि सर इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, रिएक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए जो भारी फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कौन होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसमें दो चीज़ें और कंट्रीब्यूट करती हैं, एक आपका सब्लिमेशन एंथैल्पी, एटॉमाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, उस बेसिस पे ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, इसका इसलिए मोस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि सिर्फ आयोनाइजेशन की बेसिस पे नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये 12th में डिटेल में बताएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होने के कारण इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक इरेगुलरिटी बता दी मैंने, 12th में आएगा, ये कैसे होगा डिटेल में अभी बता के फायदा नहीं, अभी बोर्ड्स के लिए फिलहाल चल रहा है। अच्छा आप देखना, इसी में सवाल की फॉर्म में लिखता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसा लिख दिया, आपको ये पता है कि ग्रुप फर्स्ट का, आइए प्लीज़, ग्रुप फर्स्ट का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डाउन दी ग्रुप क्या कर रहा है, बट इन जनरल ऐसा ही है, डाउन दी ग्रुप मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है, लेकिन नॉन मेटल्स का डाउन दी ग्रुप बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट इंक्रीजेस, जनरल ऑर्डर है ध्यान देना, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, increases down the group, but for group 17 it decreases down the group, सही है ना, it decreases down the group, 17 के लिए ऐसा नहीं होगा,
17 के लिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों होगा कि एनसीईआरटी का सवाल है। ग्रुप 1 वालों के लिए तो इंक्रीज होता है बट ग्रुप 17 वालों के लिए डिक्रीज होगा। ठीक है ना सर, क्योंकि ग्रुप 1 वाले मेटल्स हैं तो इनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करने वाला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, नॉट ओनली सिंगल फैक्टर, इसके अलावा भी हैं बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल में आयोनाइजेशन डिसाइड नहीं करता, नॉन मेटल्स में डिसाइड करता आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन या एनथैल्पी, उस हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 वालों में ऐसा, इसलिए ऐसा लिख लेता हूँ, ग्रुप 1 इंक्लूड मेटल्स and their reactivity या reactivities are inversely proportional to किसके ionization energies, whereas group 17 involve non-metals. Group 17 involve non-metals and their ionization energy and their reactivity is directly proportional to electronegativity. ठीक है ना, दैट इज वाई ऐसा ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटेंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, डाउन द ग्रुप घटेगा और यहाँ पे डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। ये ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जीज का और ठीक है ना। अच्छा, अब देखना ध्यान से, मान लो मैं ऐसा लिख लूँ, सपोज कर लो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जीज लिख ली किन्हीं भी एलिमेंट्स की। ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, लेट्स फॉर एनी एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स है, द आयोनाइजेशन एनर्जीज आर गिवन, the ionization energy orders या values are given, मान लीजिए इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज के वैल्यूज दे रखे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल लिख, ठीक है, इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज के कुछ वैल्यूज में लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ, आयोनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ। सपोज कर लीजिए ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है ना, इस बार जेई में भी सवाल था इससे। अब मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 200 किलोजोल पर मोल। मैं एक ही ऊपर से एक ही ऑर्डर लिख लेता हूँ, दैट इज इन किलोजोल पर मोल, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 400 आपका आ गया, यहाँ पे आ गया 810 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 2500। ठीक है, और यहाँ पे मान लो 3500। ठीक है, यह आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जीज के जो ऑर्डर दे रखे हैं, ये एक्स एलिमेंट, जो एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट कौन से ग्रुप का होगा। सो एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ग्रुप नंबर 12 विच ग्रुप। ठीक है, देखते हैं किस ग्रुप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे। कुछ नहीं करना आपको आयोनाइजेशन एनर्जीज का ऑर्डर देखना है। जहां आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में बिगेस्ट जंप मिला, लार्जेस्ट जंप मिला, जहां लार्जेस्ट जंप मिला, क्या मिला, इसका मतलब ये हुआ कि सर उस जगह तक इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो चुका था, क्योंकि उसके बाद एकदम से ग्रेटर जंप मिल रहा है। और ग्रेटर जंप का मतलब आप स्टेबल से निकालना पड़ रहा है। देखना कैसे, ध्यान से समझना। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कितना था, 200, सेकंड कितना आ रहा है, हाँ बिल्कुल इससे डबल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद ऑलमोस्ट डबल ही है, तो ये ऑलमोस्ट है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 800 से जाना चाहिए था, मान लीजिए 1600 1700 कॉम्पेंसेट कर लीजिए, 2500 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, लार्जेस्ट जंप मिल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है आपको लार्जेस्ट जंप। सर लार्जेस्ट जंप का मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो चुका था। 3 रिमूव करने के बाद क्या हो चुका था, स्टेबल हो चुका था। अगर चौथा रिमूव करना है, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब 3 रिमूव कर सकता है। अब 3 रिमूव कौन सा कर सकता है सर, 3 किस में इजिली रिमूव हो सकते हैं जरा बताइए। जिसके बैलेंस का 3 हो, सीधी बात है, उसके बाद नोबल में ना चला जाए। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से, इस तरीके से, अगर इस तरीके से मैं लिखूँ इसको, इस तरीके से मैं लिख लूँ इसको, अब इसमें 2 चीज़ें बन सकती हैं। अब देखो, अगर आप 15 ग्रुप सोचो सर, 15 ग्रुप सोचने के बाद उसके 3p में से 3 तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन 2s2 बचेगा ना, वो नोबल गैस के बराबर नहीं होगा। 3s2 बचेगा, वो नोबल गैस के बराबर बिल्कुल होगा। कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा। देखो ना एल्युमिनियम होगा कैसे, देखो मैंने एल्युमिनियम लिखा ना, मैंने जनरल ऑर्डर है। एल्युमिनियम ना होगा इसके निचले वाला भी हो सकता है, जरूरी नहीं एल्युमिनियम हो। ठीक है ना, हाँ एल्युमिनियम जो होगा, मान लीजिए पहला निकाल दिया,
दूसरा, तीसरा, 3 निकाल दिए तो नियॉन के बराबर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर उसके बाद निकालना है चौथे पे जंप क्या मिलेगा, लार्जेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि L+4 शो नहीं करेगा। तो कौन से आपको ग्रुप लिखना था सिंपली, तो ग्रुप कौन सा आ जाएगा, ग्रुप 13, ग्रुप 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बेसिस पे इस बार हाँ इन जनरल ग्रुप 13 लगा लीजिए इन जनरल, ठीक है ना। इस बेसिस पे इस बार जे में सवाल भी था, ठीक है। आगे आपका कहाँ तक, आयोनाइजेशन एनर्जीज तक, ठीक है। पहला निकाल